अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज के प्रोग्राम का आगाज़ इस बात से करेंगे कि लीजिए 26वां रोज़ा भी आ गया। बिल्कुल 26वां रोज़ा और 27वीं शब होगी आज। और ज़ाहिर है इस शब के हवाले से भी वही बात है जिसमें हमें कहा गया है कि ढूंढो, तलाश करो अपने लिए मौका। ताक रातों में रमज़ान की तलाश करो शब क़दर को, और वो शब क़दर जो 1000 महीनों से बेहतर है। और ज़ाहिर है ये जो ताक रातें हैं वो 21, 23, 25, 27 और 29 होती हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो बहुत ज़्यादा जिसका जिक्र आया है या जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस बताई जाती है वो 27वीं की शब। अच्छा, हदीस में जो मामला आता है वो तो यही आता है कि 5 जो ताक रातें हैं उसमें आप तलाश करें इस शब क़दर को। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने निशानियाँ और मुख्तलिफ़ चीज़ों को, वो कहते हैं ना कि आप अपनी नॉलेज की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ चीज़ों को पढ़ कर, देख कर, समझ कर फिर ये कहते हैं कि शायद ज़्यादा चांस इस चीज़ का है कि ये 27वीं शब होगी, या कोई कहता है मौसम बहुत ऐसा हो जाता है। बिल्कुल जी जी तो जी मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो हमें लेकिन मेरा मानना ये है कि वो एक को आप फिक्स कर लें या एक की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। इससे बेहतर ये नहीं है कि आप पाँचों में इबादत कर लें और पाँचों को सेफ अपने आप को करना या सिक्योर करना, उस वो तो तरीक़ा यही है। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है वो यही है कि इन ताक़रातों में तलाश कर लो। तो बस वो जो ताक़रातें हैं उन पाँचों ताक़रातों में तलाश कर लेंगे तो गारंटीड है कि हमें वो मिल जाएगी ताक़रात। अब हम निशानियों की जो है वो उसमें लोगों को ये भी बड़ा होता है ना दूसरों को बताने का। मुझे लगता है कि 23वीं की जो रात थी ना वो ताक़रात थी। बिल्कुल। और मुझे वो जो कयास आराइयाँ हैं हमारे यहाँ उसमें हमने एक तो लोगों को बताना भी बड़ा होता है कि भाई मुझे लगता है, और फिर लोगों को मेरा अपना है और मैंने सजदा किया ना तो मुझे ऐसे लगा कि एक सुकून सा आया, हल्का सा नींद सी आई। तो ये वाली जो बातें हैं ये भी हम जरा करते हैं, लेकिन ये है कि ठीक है सजदों में सुकून हमें मिलता है, उसमें कोई किसी किस्म की राय नहीं है। सजदे में सुकून भी मिलता है। नमाज की आप मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सजदे में हो, नमाज की हालत में हो, आप नवाफिल अदा कर रहे हो या फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहे हो, अगर दिल से पढ़ रहे हैं और अगर एक तरह से पूरी तवज्जो के साथ पढ़ रहे हैं, मेंटल पीछे मतलब जहन में कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि भाई उसको पैसे देने हैं, उससे पैसे लेने हैं, टेलर के पास जाके उससे लेस बदलवानी है। तो ये चीज़ें अगर नहीं है तो सुकून तो आपको फिर हर इबादत में मिलेगा। कुरान खानी में आपको इतना सुकून मिलेगा। अक्सर हम कुरान पढ़ रहे होते हैं, आप ये चीज़ नोट कीजिएगा कि हल्की सी एक जो है एक सुरूर की कैफियत है वो कुरान करीम की आयत है, उसका तर्जुमा ये, उसका जो तर्जुमा है वो यही है ना कि इत्मीनान क़ल्ब जो है वो अल्लाह की याद में, अल्लाह के ज़िक्र में है। तो बस जब आप उस आयत को, क्योंकि वो जो मतलब मेरा अपना मानना है तो यही है कि जो चीज़ आयत में लिखी हुई है उससे आगे, उससे बेहतर बरतर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, या जो चीज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी उससे बेहतर, उससे आगे हमें कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम क्यों इस बात को सोचें कि अच्छा ये वाली रात होगी, ये होगा, ये होगा, मुझे ये ख्याल आया, ऐसा हुआ। जो उन्होंने कह दिया वो आंखें बंद करके कर लो और यकीनी बना लो कामयाबी को। ये आसान सा एक फार्मूला है जो अपनी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अच्छा, अब चूँकि वो ईद वाली तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं लोगों की, वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि हालात, जो इन्फ्लेशन और जो महंगाई है उसकी वजह से बहुत सारे लोग नए कपड़े और ये सारी चीज़ें नहीं कर सकेंगे, तो आप भी कोशिश करेंगे ना करें। बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कल मैं सिर्फ एक स्टोर गई थी एक छोटी सी चीज़ लेने के लिए, वो ज़रूरी चीज़ थी, ये नहीं था कि ईद के कपड़े या मैचिंग करनी है जूतों के साथ या कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन बगैर देखे ख़वातीन और मर्द हजरात और बच्चे, चलो बच्चों का मैं नहीं उनको वो किसी किस्म की वो ज़ाहिर है ईद बच्चों की होती है, ईद बड़ों से ज़्यादा बच्चों की मनाई जाती है, उन्हीं की होती है। लेकिन जो ख़वातीन और मर्द हजरात का मतलब कुर्ता उठा रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कपड़ा अच्छा है, कपड़ा बुरा है, कैसा है, दुपट्टा है, नहीं है, कुछ ना कुछ उठाना है। और ऐसा रश था उस मार्केट में कि मतलब इस्लामाबाद के सबसे बड़े मॉल की हम बात करें तो ऐसा रश था कि आपको समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पर इस मुल्क में 10 रुपए जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। हाँ, ये अभी आगे पता चलेगा, अभी तो बहुत सारी चीज़ें पता चलेगा। लेकिन जो मैं जिस चीज़ की तरफ आना चाह रहा था वो ये कि एक तो ख्याल रखें इस ईद पर, बहुत सारे दूसरे लोग जो हैं उन सबका हमें ख्याल रखना फर्ज है, और अपने लिए भी। अब मैंने ये बात कर दी, ये ना सोचिएगा कि इसने तनकीद कर दी कि हम ईद के कपड़े ना खरीदें, बिल्कुल खरीदें, भाई हालात देख के खरीदें, नहीं और अपनी जेब देख के खरीदें। अगर करा सकते हैं तो आप बिल्कुल 3 जोड़े ले लें, आप उसमें कोई एतराज नहीं है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल करें। लेकिन हम जनरली हालात देखते हैं ना कि भाई माल होना इज नॉट अ बैड थिंग। अगर हलाल कमाया हुआ है
है मेहनत करके कमाया हुआ है, उसमें कोई किसी किस्म का कोई मजाक नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे अब जैसे आप है, आपके पास 2 वीगो है ना, महंगाई हो गई तो 2 के बजाय 1 कर दिया आपने वीगो, नहीं की ना? कौन सी वाली वीगो आपने? मतलब मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ। मेरे पीछे आ सकती है जरूर वीगो, मेरे पास वीगो है नहीं। जो जिंदगी के आजकल मामलात चल रहे हैं, जिसके पास वीगो हो, अगर उसकी वीगो 2 से 1 हो गई है तो फिर इसका मतलब है उसके लिए महंगाई है। लेकिन जिस शख्स ने बेचारे ने 2 रोटी से 1 रोटी पर आ गया है, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, उनका ख्याल रखना जरूरी है। लेकिन जो नए लिबास की बात मैं कर रहा था वो ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दुआएं सिखाई हैं, मसनून दुआएं, उनका सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर चल रहा है। तो नए कपड़े पहनते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ फरमाई, आइए वो दुआ देखते हैं। ए अल्लाह, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं, जैसा कि तूने ये कपड़ा मुझे पहनाया। मैं तुझसे इसकी भलाई का और उस चीज़ की भलाई का सवाल करता हूँ जिसके लिए ये बनाया गया है। मैं तुझसे इसकी बुराई और उस चीज़ की बुराई से पनाह मांगता हूँ जिसके लिए ये बनाया गया है। जी, ये थी वो दुआ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई कि जब नया लिबास पहने तो ये दुआ ज़रूर पढ़ें। और क्या खूबसूरत बात, क्या खूबसूरत तर्जुमा कि इसकी भी भलाई का सवाल करें अल्लाह ताला से, और इसका भी अगर कोई शर है तो उससे हम पनाह मांगें। बिल्कुल। अब आते हैं जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक के ज़िक्र पर, और आज हम बात करेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सादगी और जो उनकी तबीयत का जो एक तवाज़ु था उसकी। और उस हवाले से बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जो आपको सीरत की किताबों में मिल जाएंगे, हदीस की किताबों में मिल जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा यह जाता है कि अल्लाह ताला ने आपको ये इख्तियार फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप चाहें तो शाहाना ज़िंदगी बसर फरमाएँ और चाहें तो एक आम बंदे की तरह ज़िंदगी बसर फरमाएँ। उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरजीह दी? सादगी को, कि सादगी हो, बिल्कुल एक आम इंसान की तरह वो ज़िंदगी गुजारना। ऑप्शन उनको दोनों मिले थे, बिल्कुल, लेकिन उनकी तबीयत की सादगी और वो सादगी फिर उनकी पूरी ज़िंदगी में हमें नज़र आती है। बिल्कुल। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने असा मुबारक पर टेक लगाए हुए अपने काशाना नबूवत से जब वो बाहर तशरीफ़ लाते थे तो सब सहाबा कराम ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते थे। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो उन्होंने क्या फ़रमाया? उन्होंने कहा कि तुम लोग इस तरह ना खड़े रहा करो कि जिस तरह अजमी लोग एक दूसरे की ताज़ीम के लिए खड़े रहा करते हैं। मैं तो एक बंदा हूँ, बंदों की तरह खाता हूँ और बंदों की तरह बैठता हूँ। उन्होंने अपने आप को उन लोगों से मुमताज़ करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि बराबरी, मैं तुम्हारी तरह बराबर हूँ। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर अक्सर औक़ात या कभी कभी जब भी सफ़र कर रहे होते थे पीछे अपने किसी खादिम को अपने साथ बिठा लिया करते थे। और जंग क़रीज़ा के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवारी जो थी उसकी जानवर की लगाम छाल की रस्सी से बनी हुई थी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई दावत देते थे लोग तो अगर कोई ग़ुलाम भी दावत देता था तो वो उसकी दावत भी कबूल फरमाते थे। और उस ग़ुलाम की दावत में क्या खिलाया जाता होगा? सादा, बिल्कुल इंतहाई सादा। तो फरमाते हैं कि जौ की रोटी और पुरानी चर्बी ये खाने की दावत होती थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दावत को भी कबूल फरमाते थे। अब आप सोचें कि अगर किसी ग़ुलाम ने दावत दी और कबूल फरमाई कि एक ड्राइवर या कोई गार्ड वज़ीर आज़म को कह रहे हैं आप मेरे घर आके खाना खाएं, ये अगर आप अंदाज़ा लगाएं आज के दौर में इससे ज़्यादा आसान मिसाल आपको नहीं मिलती। अपने खादिमों के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अगर खाना उनके साथ बैठकर तनावल फरमाना होता था तो फरमा लेते थे। फिर एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़िर हुआ तो आपकी वो जो एक नबी से इंटरेक्शन करते हुए इंसान के ऊपर एक हैबत तारी हो जाती है तो वो कांपने लगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि तुम बिल्कुल मत डरो, मैं ना कोई बादशाह हूँ ना कोई जब्बार हाकिम, मैं तो कुरैश की एक औरत का बेटा हूँ जो खुश्क गोश्त की बोटियाँ खाया करती थी। इससे ज़्यादा सादगी क्या हो सकती है? बिल्कुल। फिर फ़तह मक्का, हम सब जानते हैं, फ़तह मक्का के बारे में पढ़ते हैं कि जब फ़तह मक्का का दिन हुआ तो फ़ातिहाना शान के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाखिल होना चाहिए था। एक आम बादशाह होता तो जीत थी, ऐसा ही करता, ज़बरदस्त बड़ी जीत थी। लेकिन आप पर ऐसी तवाज़ो और ऐसी इनकिसारी तारी थी कि जब आप की जो ऊँटनी की पीठ पर उस तरह सर झुकाए हुए बैठे हुए थे कि आपका जो सर था वो उस ऊँट की अगले हिस्से से लगा हुआ था। इतना ज़्यादा झुके हुए थे वो, इतनी ज़्यादा उनके अंदर इनकिसारी थी। काश इस इनकिसारी का 1% हिस्सा भी हमारे अंदर आ जाए। हम तो पता नहीं अपने आप को क्या
एक तुर्रम खान समझ रहे होते हैं कि बस हम क्या चीज़ है, लेकिन वो जो हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया वो है हमारे लिए असल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब लेकर चलते हैं ज़रा प्रोग्राम में अगले हिस्से की तरफ और दिखाते हैं आपको 60 सेकंड्स। निगरान हुकूमतों का मामला अदालत उज़्मा को भिजवाएं, सदर मुमलिकत से पीटीआई की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन को रकम देंगे तो रिकवरी का सामना करना पड़ सकता है, राना सनाउल्लाह का स्टेट बैंक के अफसरान को इंतबाह। ईद के बाद जमात इस्लामी की क़यादत में इंतखाबात की तारीख के लिए APC मुनक्किद करने का फ़ैसला। पाकिस्तान ने रूस से खाम तेल दरामद करने का पहला ऑर्डर दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में चीनी की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोसी के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन की मंजूरी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इलेक्शन, PTI के 4 अरकान असम्बली बागी हो गए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने दूसरी मरतबा फिर सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। आर्मीनिया में वेट लिफ्टिंग के मुकाबले के दौरान आज़रबाईजान का झंडा नजर आतिश, आज़रबाईजान ने आर्मीनिया से अपने एथलीट्स को वापस बुला लिया। सूडान में बगावत करने वाली पैरामिलिट्री फोर्स की आर्मी से झड़पें, 56 अफराद हलाक। और शुमाली अमेरिका के मुल्क मेक्सिको में एक शख्स ने स्विमिंग पूल पर फायरिंग करके 7 अफराद को हलाक कर दिया। जी, तो ये था जी 60 सेकंड्स में दुनिया के हवाले से आपको हमने बताया कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में। और नहीं बताया, हमने नहीं बताया, मैंने बताया। क्यों? मेरी आपने कैसे बताया? थी। जिसकी भी वॉइस ओवर थी हमने। अवैस की आप ये चीज आप नोट कीजिएगा, अवैस की अक्सर बातों में मैं होता है, मैं। हाँ बिल्कुल। कैसे खत्म करूँ बताएं। हम आप मेरा सुनिएगा, आप सारे प्रोग्राम रिवाइंड करके जरा देखें। बिल्कुल हाँ, मैं आपको बताऊंगा। मैं आपसे 2 बातें पूछना चाह रहा हूँ भाई। हम दोनों इधर बैठे, हम दोनों ही पूछ रहे हैं, जाहिर है जो सवाल आप कर रहे हैं वो मेरे भी जहन में हो सकता है आया हो, लेकिन मैं आपसे 2 बातें पूछना चाहता हूँ। अच्छा, हमें ये बताइए, ये हम और मैं का जरा आप कॉम्बिनेशन निकालिए। ये मैं अब नोट करूंगा भाई, ऐसा है भाई। कैमरामैन भाइयों हमारे, ये जरा नोट करके मुझे बताना, अगर आप लोग इस बात से इत्तेफाक करते हैं तो ठीक है, ताकि शिफा की जो बात है उसकी कोई गवाह तो मौजूद होना चाहिए। नहीं, गवाह की भाई की गवाह। मैं आपकी बात पे यकीन नहीं कर रहा हूँ। पुराने प्रोग्राम देखे, मैं तो कह ही नहीं रही आप मेरी बात पे यकीन करें। हाँ? लेकिन सोशल मीडिया पे भी डाल सकते हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं ना वो डालें सोशल मीडिया पर जाकर के क्या ऐसा इस कदर मैं इस चीज़ का मुजाहरा करता हूँ। ये जो यूँ कह लें कि अपने आप को बरतर समझना, तौबा तौबा। नहीं, बरतर की बात नहीं है इसमें कोई, मैं वो नहीं कर रही कि आप किसी को मतलब अपने बारे में मैं ही से हम ज्यादातर वो करते हैं कि भाई मैं यहाँ गया या बकरी सी तबीयत है मेरी, मैं करता रहता हूँ। ये है भाई सादगी, ये भी है बिल्कुल। ये लेकिन तो मैं असल में सोचा से कह रहा था कि मेरी वॉइस ओवर थी ना, तो मैं बता रहा था लोगों को कि क्या हो रहा है। लेकिन हमारे प्रोग्राम में चल रहा था, इसलिए ये तो तय है। देखिए शिफा, ये प्रोग्राम हमारा है, हमारा ही रहेगा। बिल्कुल, पेटेंट है हमारा ये प्रोग्राम। अच्छा, आपको लेकर चलते हैं जरा रशिया के हवाले से बता दें। पाकिस्तान में हमने देखा कि पिछले दिनों 10 रुपए जो है फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई और आवाम शदीद मजीद परेशान हो गए। तो अब पाकिस्तान ने रूस से खाम तेल दरामद करने का पहला ऑर्डर जो है वो दे दिया है। मुबारक हो आप सबको, अल्लाह ताला इस तेल में बरकत डाले हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए। और खाम तेल जो है वो मई में पाकिस्तान पहुंचेगा। अच्छा, ज़राए का कहना है कि रूसी वफ्द के कराची में पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात हफ्ते को ख़त्म हो गए थे, जिसमें कि अहम उमूर तय कर लिए गए कि कब आएगा, कैसे आएगा, पेमेंट का ये तरीक़ाकार, अदायगियाँ, हर चीज़ शामिल थी। ताहम कुछ मामूली नौइयत के उमूर बाकी हैं जो बाद में तय किए जाएंगे। मामूली नौइयत वाले उमूर से मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि उसी में असल मामलात अटक जाते हैं। और IMF से भी हमारे मामूली थे, वो अभी तक अटका हुआ है वो। अच्छा, सरकारी ज़राए के मुताबिक रूसी वफ़द जो है और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक जारी रहे और सरकारी अफसरान इस ज़िम्न में तफसीलात बताने से तकरीबन गुरेज कर रहे हैं अभी भी। लेकिन इस बात में अहम अमर ये है कि रूसी वफ़द ने पाकिस्तान रूस तेल खरीदारी के उमूर के बारे में अखबारात में रिपोर्टिंग पर एतराज़ किया है और कहा यह है कि रूस इस डील को खुफिया रखना चाहता है। इस वक्त क्या बात हुई, ये सब चीज़ें तय हो गई, हर चीज़ आ गई, अब आप कह रहे हैं खुफिया रखो। क्या पता, ठीक है, तेल सप्लाई कर रहे हैं। हो सकता है उसको ये हो ना, जिस तरह आप किसी दुकान पे जाते हैं, जरा वो दुकानदार आपका वाकिफ होता है या जानने वाला होता है, तो आपको कहता है बाजी ये है तो 500 का, लेकिन आप 2.5 का ले लें, बताना नहीं, लेकिन आप बोलिएगा नहीं, फिर मेरे कस्टमर खराब होते हैं। तो वो हो सकता है रूस के कस्टमर का कुछ हो मसला। तो वो हमारे जो अमेरिका से मामलात होने थे, अमेरिका जो है वो नाराज होना था हमसे कि अगर हम रूस से वो ले लेंगे तेल वेल, तो वो हम फर्स्ट हो सकते थे इस रेस में, लेकिन वी आर प्रोबेबली वन ऑफ द लास्ट। चलो कोई बात नहीं।
लेकिन चलो देर आयत दुरुस्त आयत वाला सिलसिला हुआ है हमारा। एक जो बड़ी अफसोसनाक और अजीब सी खबर जो सामने आई वो भी मैं उसका जिक्र कर दूं, ये तो खैर पॉजिटिव खबर थी। नूर मुकद्दम कत्ल केस हम सब जानते हैं, मुजरिम ज़ाहिर जाफर सजाए मौत के खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। अच्छा। और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है उसने, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो दायर अपील है उसमें दरख्वास्त ये की है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने शवाहिद का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया, और अपील में दरख्वास्त में जो है मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि गलतियों से भरपूर FIR थी और उस पर सज़ा देना इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है, और जिन शवाहिद को पजीराई दी गई वो कवानीन ने शहादत के मुताबिक काबिल कबूल ही नहीं है। और इस्लामाबाद की जो मुकामी अदालत थी उसने नूर मुकद्दम के कत्ल के मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत दी थी फरवरी 2022 में, और अब क्या चल रहा है? अप्रैल 2023। तो कितना वक्त हो गया? क्या पता कितना? 14 महीने हो गए। 14 महीने हो गए और ये सिलसिला चल रहा है। 14 मिनट में गालिबन वो कत्ल हुआ होगा, और उसके बाद उसकी जो सज़ा है उसको देने का प्रोसेस कैसा था, और जो है वो जब सज़ा अनाउंस हो गई फरवरी 2022 में, तो उसके बाद से लेके अब तक 14 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन वो सज़ा इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई। ये है हमारे सिस्टम का असल मसला। बिल्कुल, अपीलों में गया होगा वो, अपीलों तो ये एक और अपील कर दी है बिल्कुल। अब तो खैर जबकि ये प्रेसिडेंशियल पार्डन की तरफ शायद जाना चाह रहे हैं गालिबन। मैं ये देखना चाहता हूँ अपनी जिंदगी। अभी इसके बाद ये भी वो है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का है ना ये मामला। हाँ, बताएं आप तो तकरीबन लॉयर नहीं, तकरीबन नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आपने बताया ना इनको कि सुप्रीम कोर्ट अभी जाएगी। फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद जब फैसला हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट चलो मिसाल के तौर पे कह देती है कि सजाए मौत है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंशियल पार्डन का भी एक मरहला है, वो भी रहता है कानून में, तो वो भी है। वैसे मुझे सदर आरिफ साहब से ये उम्मीद नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो डायरेक्टली इसको उठा के, जुर्म भी इतना संगीन, इतना घिनौना, इस कदर ऐसा एक जुर्म के जिसके हवाले से तो कोई और सजा बनती ही नहीं है ना। आपने कत्ल किया है, रेप, कत्ल, इवन आप जानवर के साथ भी इस किस्म का सलूक, मतलब बहुत ही कोई संगीन आदमी होगा जो बिल्कुल। जी, वीडियोस जो आई थी क्या उन सब में देखा है लोगों ने। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको जो है वो ऐसे मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल। चले एक मेरे ख्याल में वक्फा लेते हैं। बिल्कुल सही है, वापस आएंगे तो मजीद बातचीत करेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम बात करते रहे मुख्तलिफ फ़लाही इदारों की। रमज़ान करीम में बहुत सारे फ़लाही इदारों का हमने आपसे तारुफ़ कराया। आज एक और फ़लाही इदारे की तरफ हम आपको लेकर चलेंगे, और ये एक ऐसा इदारा है कि जो कि पाकिस्तान में भी और बैनुल अक़वामी सतह पर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा मकबूल है। और इनके सैलाब ज़दगान में जो इन्होंने काम किया, जो कमाल काम किया सैलाब ज़दगान के फ़लाह बहबूद के लिए, वो इनका देखने से ताल्लुक़ रखता है। इसके अलावा हर जगह आपको इनके वॉलंटियर्स नज़र आते हैं। कहीं पर भी कोई भी आफत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आपको इनके वॉलंटियर्स हर जगह नज़र आते हैं। फिर अभी जो तुर्की और में जो ज़िलज़िला आया था उसमें भी चंद घंटों में यहाँ से पाकिस्तानी जो टीम थी इनकी वो पहुँच गई थी तुर्की में, और वहाँ पर जाकर उन्होंने काम शुरू कर दिया था। हमारे साथ मौजूद हैं जी सैयद वकास जाफरी, जो कि चैनल है अल खिदमत फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम वकास साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया सर, आप इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, हमारा क्या आपने शुक्रिया अदा करना, हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन सर ये बताएं, इतना बड़ा नेटवर्क ऑफ वॉलंटियर्स, इतने लोग आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, और हर सूबे में, हर इलाके में वो सैलाब की हमें और मुझे एक वीडियो अभी बात करते हुए याद आ गई कि वो जो घर से पानी के ऊपर पुल्ली बना के वो लोगों को निकाल रहे थे, वो भी अल खिदमत के वर्कर्स थे। तो सर इतना बड़ा नेटवर्क किस तरह से बन गया? देखिए हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस वक्त जो वॉलंटियर्स हैं, यानी आपको ये जानकर खुशी भी होगी कि सिर्फ सैलाब के अंदर 62,000 हमारे वॉलंटियर्स थे जिन्होंने काम किया, और जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त दी, और पाकिस्तानियों का हमें एतमाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी मिला, और ये हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। दूसरी बात है कि हमारी वो कमिटमेंट है कि हमने ये तय किया है कि एक तो डिज़ास्टर जो कि पाकिस्तान आप कहें कि इत्तफाक या बदकिस्मती है कि हर 5 साल बाद कोई ना कोई बड़ा एक डिज़ास्टर आता है कि जिससे हमारी पूरी कौम को गुजरना पड़ता है। तो हम इस हवाले से हमारी ये वॉलंटियर्स की टीम है कि जो मिसाल तौर पर अब मानसून की आमद है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी टीम को लाइन अप कर दिया है। हमने खैमों के एतबार से लाइन अप कर दिया है, हमने जो एमरजेंसी जिसे कहते हैं कि रेस्क्यू के लिए गाड़ियाँ, और हत्ता कि पहाड़ी इलाकों के अंदर मोटरसाइकिल जो स्पेशलाइज्ड है इस काम के लिए बनाए गए हैं। हम अपने वो जो कहते हैं ना वेल प्रिपेयर्डनेस,
मसला ये कि हमारे मुल्क के अंदर मसला है कि जो हमारे इदारे हैं वो उस तरह पहले से तैयार नहीं होते। हालांकि हमारा जो है कि PDM जो अथॉरिटी है वो हमारी ज़ल्ज़ले के बाद बनी थी, लेकिन अब अलखिदमत ने काम किया कि अपने आप अपने वॉलंटियर को तैयार करती कि हर ऐसे मौके के ऊपर कि जहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, तो ये हमारी स्ट्रेंथ है। आपने देखा होगा कि तुर्की की आप अभी बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान आर्मी और रेस्क्यू 1122 के अलावा पाकिस्तान से जिस इदारे को दावत दी गई है वो अलखिदमत है, कि जिसको चंद घंटे के नोटिस के ऊपर हमने 50 रज़ाकार जो है वो तुर्की भेजे और उन्होंने 10 दिन जो है कि दुनिया की 100 रेस्क्यू एंड रिलीफ एजेंसियों के साथ मिलकर तुर्की और शाम में काम किया। अच्छा, ये तो हम नज़र आता है हमें कि भाई ये सारे डिज़ास्टर्स हैं जिसके अंदर काम हो रहा है, लेकिन उसके अलावा भी खिदमत की जो अम्ब्रेला है उसके तहत बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, तो उनके बारे में भी मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को मैं मुख्तसर कर दूँगा कि हम किसे कहते हैं कि खिदमात की कौसे क़ज़ा के 7 बुनियादी शोबों के अंदर अलखिदमत इस वक्त अपनी खिदमात फराहम कर रही है, जिसमें डिज़ास्टर रिलीफ की बात आपने कर दी है, तालीम, सेहत, मवाख़ात, इसी तरह आप कह सकते हैं कि कम्युनिटी सर्विसेज, साफ़ पानी, यानी ये हमारे बुनियादी शोबाजात हैं कि जिसमें भी बड़ा फोकस काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि पिछले साल हमने 62 करोड़ सिर्फ साफ़ पानी का काम किया है, और इसमें कुएँ हैं, इसके अंदर जो है कि वाटर पंप हैं, इसके अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं, और इसके अंदर जो है कि हमने ये जो ग्रेविटी जो है कि जो पहाड़ी इलाकों के अंदर पानी को अपलिफ्ट करते हैं और फिर पहुंचाते हैं, ये भी शामिल है, और सोलर सिस्टम भी शामिल है पानी को फराहम करने के लिए। तो ये हमारा वाटर का है। अभी हमारा जिसे आप कह सकते हैं हॉल मार्क या आप कह सकते हैं आइकॉनिक प्रोजेक्ट जो है वो हमारा ऑर्फन का है। आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान में कोई 49 लाख बच्चे हैं कि जो यतीम हैं, यानी जो बाप के दस्ते शफ़क़त से जो है कि उसकी सरपरस्ती से महरूम है। अलखिदमत के पास इस वक्त 21,000 बच्चे हैं कि जिनको हम या तो उनके घरों में माओं के साथ यानी उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं तालीम और सेहत और लाइवलीहुड के अंदर, और दूसरी तरफ जो है हमारे 21 जो आगोश हैं, हम उनको आर्फनेज नहीं कहते, हम उनको आगोश कहते हैं। माँ की मोहब्बत और उसकी जो है कि आगोश की नरमी को हमने उसके साथ जोड़ा है। तो हमारे पास 21 आगोश हैं और 10 इस वक्त बनने वाले हैं कि जिसमें इन बच्चों को जो है कि 24 आवर जो है कि चीज़ जाती है। तो गोया ये हमारा हॉल मार्क के। कल मैं लाहौर में एक ऐसे प्रोग्राम में था कि जहाँ 2000 बच्चे ऑर्फन अपनी माओं के साथ मौजूद थे और वो अफ्तार के लिए इकट्ठे थे लाहौर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर। चंद दिन पहले सदर पाकिस्तान के साथ हमने अफ्तारी कराई इन्हीं ऑर्फन बच्चों की, और उससे के साथ हम जो है कराची के अंदर हमने जो हमारे साबिक कप्तान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के यूनुस खान साहब और नईमुर रहमान, उनके साथ बच्चों को मॉल में लेकर गए और बच्चों से कहा कि वो खुद ख़रीदारी करें, शॉपिंग की, और उनको हमने काम की। अरे क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत सोच है। अच्छा, अब चूंकि आपने ये बात की कि अभी आप लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है इन मानसून की बारिशों की भी, और इससे पिछला भी अगर हम देखें वो जो स्पेल आया जिसमें सैलाब आए और लोग बेघर हुए, उनके लिए भी आप लोगों ने बहुत खिदमत सर अंजाम दी। लेकिन एग्जैक्टली अगर हम आपसे बात करें इस वक्त और पूछें नंबर्स में कि किस तरह से आपने कितने लोगों की तकरीबन बराह रास्त मदद की है, कुछ उसके बारे में बता सकते हैं? किस किस डोमेन में आप लोगों की खिदमत? ये जो अभी पिछला अरसा गुजरा है, ख़ासतौर पर सैलाब के अंदर हम 2 करोड़ 64 लाख जो है अफराद है जो आप कह सकते हैं कि हमारे जिन तक हमने अपनी खिदमात पहुंचाई हैं, और जो आप समझते हैं हमारे बेनिफिशरीज हैं, और 19 अरब और 20 करोड़ यानी सवा 19 अरब की मालियत की जो सारी इमदाद है, ये 1 साल की मैं आपको डाटा आपको दे रहा हूँ। और ज़ाहिर है इसके अलावा मिसाल तौर पर मैं अगर व्हील चेयर्स की बात करूँ तो हमने ये तय किया कि पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी फ़र्द को व्हील चेयर चाहिए, अलखिदमत इज़ देयर। अभी तक 30,000 हम माजूर लोगों को व्हील चेयर पहुँचा चुके हैं, और हम कहीं आपकी वसातत से, आपके चैनल की वसातत से हम ये चाहेंगे कि किसी को भी पाकिस्तान में व्हील चेयर चाहिए तो अलखिदमत जो है उसके डोर स्टेप पर यह खिदमत फराहम करेगी। माशाल्लाह। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जैसे आपके जो वॉलंटियर्स हैं वो इंटरनेशनली भी हमने बात की अभी कि वो जाते हैं, तुर्की गए, ज़लज़ले के हवाले से वहाँ पर काम किया उन्होंने, उनकी ट्रेनिंग किस तरीके से होती है, कैसे वो वॉलंटियर का जो एक प्रोसेस है वो आप लोग उससे गुजारते हैं उनको कि वो इंटरनेशनल क्राइसिस में भी जाकर काम कर सकते हैं? जी, उसके लिए तरीका ये बना कि हमारे पास वॉलंटियर मैनेजमेंट का पूरा एक डिपार्टमेंट है, और एक सीनियर मोस्ट हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है कि उसको हेड करते हैं। अभी हम इसको मज़ीद इसलिए कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद है जो नौजवानों की है। आप जानते हैं कि 60% से ज़्यादा हमारी आबादी यूथ है, यूथ बल पाकिस्तान में मौजूद है, और वो कुछ करना चाहते हैं। और ये हमने ये कोशिश की है कि उन ये वॉलंटियर्स बच्चों और बच्चियों को जो मुख्तलिफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, पब्लिक तालीमी इदारों से वाबस्ता हैं, हम उनको रजिस्टर करें। एक पोर्टल मौजूद है हमारा, वो ऑनलाइन आकर अपने रजिस्टर करते हैं, फिर वो अपनी प्रायोरिटीज़ बताते हैं
कि ज़ाहिर बात है कोई फ़र्द है कि जो वर्क फ्राम होम कर सकता है, कोई फ़र्द ऐसा है कि जो अपना टाइम डोनेट कर सकता है, कोई फ़र्द ऐसा है कि जो अपने जिसे कहते हैं गुड ऑफिसेज जो है कि जो नेटवर्किंग है। तो हमने ये पूरा एक निज़ाम बनाया और इंशाल्लाह भी आने वाले दिनों में हमारा ख्याल है कि हम पाकिस्तान की पहली वॉलंटियर एकेडमी बनाएंगे कि जहाँ मुख्तलिफ कोर्सेज़ होंगे। अभी आपने कराची में देखा होगा ना बनो काबिल प्रोग्राम, वो तो हमने ये किया है कि हमने उन बच्चों को रजिस्टर किया और उनको मुख्तलिफ जो है कि लर्निंग सेंटर के अंदर पहुँचाया। हम चाहते हैं इसी तरीके से हम उनको जो है कि इसलिए तैयार करें। मिसाल के तौर पर ये जो तुर्की और शाम के ज़ल्ज़ले में जो हमारे वॉलंटियर्स गए थे, हमने सिर्फ उनको भेजा नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए का रेस्क्यू का सामान देकर भेजा पाकिस्तान से, जिसमें ह्यूमन स्कैनर हैं, जिसके अंदर जो है कि आप ड्रिल्स मौजूद है कि वो जब गए हैं चंद घंटों के नोटिस पर तो उनके कंधों के ऊपर जो है वो ज़रूरी जो है कि सामान मौजूद था जो पाकिस्तान में दस्तयाब था। हमने वही ख़रीदा और अपने वॉलंटियर्स को भेजा ताकि वहाँ जाकर वो खाली हाथों पर तो काम नहीं कर सकते, वो उस इलाके में तो गोया हमारी कोशिश ये कि वॉलंटियर्स की जो डाइवर्सिफिकेशन है हम वो डाइवर्सिफिकेशन पैदा करें। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब रमज़ान की भी एक ख़ास मुहिम जो है वो अल खिदमत की चलती है, जिसमें कि यतीम बच्चों की कफ़ालत है। जिस तरह आपने बताया उनको आप मॉल ले गए और आपने कहा कि भाई ख़रीदो जो भी ख़रीदना है। कितने बच्चों की कफ़ालत जो है अल खिदमत फाउंडेशन कर रहा है एज ऑफ नाउ? इस वक्त 21,000 बच्चे हमारे पास बाकायदा रजिस्टर है और इट्स ओपन, यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारी ये ख्वाहिश है। हम तो बल्कि ख्वाब देखते हैं कि हम एक एक करके किसी शहर के मुतालिक ये कहना शुरू कर दें कि इस सिटी के अंदर या इसकी प्रेमिसेस के अंदर कोई ऐसा यतीम बच्चा नहीं है कि जिसको पाकिस्तानी खुद सपोर्ट नहीं कर रहा है। 21,000 बच्चों को हम इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर और इंशाअल्लाह ताला अच्छा हमारी ख्वाहिश है कि इधर हर बच्चे को हम अपने उस आगोश सेंटर में नहीं ला सकते। आगोश सेंटर आप समझ लीजिए कि 6 करोड़ से 10 करोड़ तक का एक प्रोजेक्ट है कि जो बाकायदा आपका बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट है और पाकिस्तान में यानी गुलशन मेमार कराची से लेकर हाला और इस वक्त दीर और चित्राल तक मौजूद है। पूरे पाकिस्तान के अंदर आप कहीं भी हमारे जो है कि लोग उसको जाकर देख सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि जो माओं के साथ जो बच्चे मौजूद हैं हम माओं को भी सपोर्ट करें, उनको अपने कदमों पे खड़ा करें और उनको जो है कि कोई ट्रेनिंग दी जा सकती है, उनको कोई स्किल दिया जा सकता है, कोई सिलाई मशीन दी जा सकती है वो दें। और इस तरह माओं की सेहत के हवाले से हमारे साल में 2 मरतबा स्क्रीनिंग करते हैं और उसके अकाउंट के अंदर उस यतीम बच्चे के लिए कि पूरा उसकी तालीम और उसके कपड़ों का ख़र्चा फराम करते हैं। तो इस वक्त हम इस हवाले से इसी तरह इन बच्चों के एक और हमारे यहाँ बच्चे बहुत बड़ी तादाद में जो स्ट्रीट चाइल्ड जिसको कहते हैं, जो गलियों में बच्चे फिर रहे होते हैं या वो अपने वालिदैन को सपोर्ट कर रहे होते हैं या ये जो कागज़ चुनते हैं, कूड़ा वगैरह चुनते हैं। इस वक्त हमारे पास कोई 52 सेंटर्स हैं पाकिस्तान में कि जिनमें हमने इन बच्चों को शाम के औकात में, अब जाहिर बात है इनकी मजबूरी है कि उन्होंने कोई ना कोई काम करना, तो शाम एक बच्चे की कफालत पर कितना खर्च आता है अगर हम महीने के हिसाब से बात करें? जो हमारे आगोश के है उसमें 48,000 यानी कोई ऑलमोस्ट 50,000 मंथली खर्चा है कि जिसमें उसकी सारी टेक केयर मुकम्मल आ जाती है और ये तकरीबन आप समझ लीजिए कि ये सालाना कोई 2.5-3 लाख के करीब बनता है जी। सही। अच्छा, और आखिर में हमारे देखने वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने इदारे के हवाले से, उससे कनेक्ट होने के हवाले से? बस हम तो ये कहते हैं कि हमें डोनर नहीं चाहिए, हमें ओनर्स चाहिए। कि हम ये चाहते हैं कि इस काम को पाकिस्तान, ये 2021 का एक स्टैटिस्टिक है कि पाकिस्तानियों में से हर 10 में से 8 लोग कोई ना कोई चैरिटी करते हैं। दिस इज़ आवर स्ट्रेंथ। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें बाहर से किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। इसी को ऑर्गेनाइज़ करना, वॉलंटियर्स को ऑर्गेनाइज़ करना और उन पाकिस्तानियों को देखिए इस रमज़ान के अंदर आप ये देखिए कि गैर मामूली तौर पर लोग जो है कि इन्फाक करते हैं, खैरात करते हैं और लोगों की मोहब्बत में, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में लोगों पर खर्च करते हैं। तो हम अपने इन सब पाकिस्तानियों से कहते हैं कि वो इस अल खिदमत ये उनकी तंजीम है, ये रिगार्डलेस, ये किसी भी फेथ, किसी भी तबके, किसी भी इलाके सूबे से बढ़कर सब पाकिस्तानियों की तंजीम है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का चेहरा है। इसने बर्मा में काम किया, ये अफ़गानिस्तान में काम कर रही है, तुर्की और शाम के अंदर अभी हमने मेडिकल की चीज़ें पहुँचाई हैं। तो ये मेरी दावत सब पाकिस्तानियों को कि आइए आप इस खिदमत के ओनर बनिए, मालिक बनिए और हम इसको लेकर आगे चलें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। वकास जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेक्रेटरी जनरल अल खिदमत फाउंडेशन। बिल्कुल। अब ज़रा बात करते हैं, क्योंकि रमज़ान का बस अब ये आखिरी ही चंद दिन हैं और इसके बाद हम इसको फिर याद करेंगे और ये हमारी तरफ मुड़ के अब अगले साल ही इंशाल्लाह आएगा। लेकिन जो इस महीने में जो पाकिस्तान में तेल का इस्तेमाल होता है जिसकी कोई इंतहा नहीं
समोसे, तेल हो जाता है मामला, ब्रेड पॉकेट्स और पता नहीं व्हाट नॉट, हर चीज हमने फ्राई करनी है। और फ्राई भी मैं तो दूर रहता हूँ। देखिए अब ये दूर रहते हैं, वो दूर कैसे रह सकते हैं? वैसे तो मेरा मुतालबा ये आज का इस सेगमेंट का मुतालबा ये है कि इदारे शुमारियात को नंबर्स जारी करने चाहिए कि पाकिस्तान में रमजान में कितना तेल इस्तेमाल होता है, कितने टन, कितने मन, कितना तेल इस्तेमाल होता है। लेकिन हम तेल की तरफ जाने के बजाय हम जाएंगे आज एयर फ्रायर्स की तरफ और जरा बात करेंगे कि एयर फ्रायर्स जो एक बड़ा मतलब अपेरेंटली बड़ा हेल्दी ऑप्शन लग रहा है कि भाई तेल अवॉइड हो गया आपकी जिंदगी से, आपने एयर फ्रायर में विंग्स डाले, पकोड़े डाले, जो भी डाला और वो आपने हवा की गर्माइश से उसको फ्राई कर लिया। अब क्या ये सेहत के लिए ठीक है या इसमें कोई मसाइल हो सकते हैं? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट माहिर ग़िज़ा जो है डॉक्टर सहर चावला मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप दोनों का? बिल्कुल ठीक जी, आपको देखकर वैसे ही हाल अच्छा हो जाता है। सहर के औकात में आपको हम देख लेते हैं सहर साहिबा। थैंक यू जी, टॉपिक बहुत अच्छा है, मैं भी उतनी ही खुश होती हूँ आप लोगों को देख के। द फीलिंग्स आर म्यूचुअल। अच्छा, एयर फ्रायर जो है जो अब एक बड़ी $1 बिलियन इंडस्ट्री बनती जा रही है, 2010 से बहुत फरोग दे रही है। मैंने एक वीडियो भी की थी तो मेरी फ्रेंड्स कहती हैं तुम कुछ दिन पहले कर लेती, हमने ऐसे एयर फ्रायर खरीदा। उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लेते हैं, मैकेनिज्म समझने के बाद फिर आगे जाते हैं कि क्या रीजन है। अच्छा हाँ, वो काम कैसे करता है, एयर फ्रायर का जो बेसिक प्रोसेस है वो है क्या? जी बिल्कुल एग्जैक्टली कि वो ऑपरेट कैसे करता है। ये भी हॉट एयर यूज करता है आपके पास कुकिंग के लिए, जिस तरह आपके पास माइक्रोवेव या ओवन करता है। बस दो डिफरेंसेस हैं, दो इख्तलाफ है उसमें कि इसमें जो स्पीड है सर्कुलेशन ऑफ एयर वो बहुत ज्यादा होती है और सरफेस एरिया जगह बहुत कम है जहां पर उसने एक्ट करना है। उसकी वजह से इतनी इंटेंसिटी से एक्ट करता है कि जो खाना होता है ना उसके ऊपर वो क्रिस्पी जैसे फ्राइड होता है, वही आपको जो है अपीयरेंस जो है वो आना शुरू हो जाती है। अब हमने किसी और टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट क्यों किया है कि हम दूसरी चीज के नुकसान से बच सकें। जो वेजिटेबल ऑयल है जिसमें आपके पास फ्राइंग होती है, हम उसमें किस चीज को नुकसान गिनते हैं? कैलोरीज के अलावा। कैलोरीज की बात तो बड़ी ऊपर की बात है, जो लोग खाली कैलोरीज की बात करते हैं, मैं तो कहती हूँ खुदा के लिए अपने आप को मजीद एजुकेट करें। कैलोरीज के आगे एक बहुत बड़ी दुनिया है डाइट और न्यूट्रिशन को लेके, ठीक है? तो द थिंग इज दैट कि कैलोरीज के अलावा हम बचना चाह रहे होते हैं ट्रांस फैट से, और उन मैं इसको इजी अल्फाज में भी बताती हूँ, ऑक्सीडाइज्ड म्यूटेटेड फैटी एसिड से, यानी उन तब्दील हुए फैटी एसिड से जिनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर कुकिंग के दौरान वो एक डेंजरस चीज में तब्दील हो गए हैं, जो कि इतनी डेंजरस है कि वो आपके डीएनए के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है। बहुत ज्यादा बायोकेमिस्ट्री नहीं बोलूंगी, मिथाइलेशन, ऑक्सीडेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके आपकी आने वाली जनरेशन को बार-बार इस्तेमाल से जिस्म में मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक पूरा साइकिल बना सकती है, जिसमें आपके पास डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल, इवन के अल्जाइमर्स, कैंसर, ये सब आ जाते हैं। ये इतनी डेंजरस चीज है। वेजिटेबल ऑयल को मैं वैसे भी ब्रेन किलर कहती हूँ। दो ब्रेन किलर्स हैं आपके पास, शुगर और वेजिटेबल ऑयल, और फ्राइंग के बाद वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाती है उसकी ब्रेन किलिंग और बॉडी किलिंग प्रॉपर्टी। तीसरा भी है मीडिया हमारा, वो भी ब्रेन किलर ही रहता है अक्सर औकात। और इसके अलावा आपके पास कुकिंग के दौरान उसमें कार्सिनोजेनिक कैंसर कॉज करने वाला कंपाउंड बनता है जो एक्रिलामाइड होता है। अब आपके पास एयर फ्रायर में कैलोरीज बेशक कम होती है, यानी हो सकता है कि आप वेट पुट ऑन ना करें, लेकिन इस पर स्टिल ऑनगोइंग कमर्शियल रिसर्चेस हैं कि एक्रिलामाइड कंटेंट उतना या उससे ज्यादा होता है। द गोल इज नॉट टू लुक थिन, द गोल इज टू बी हेल्दी। पतले होने को अपना गोल साइयों की तरह ना बना लिया करें, अपना गोल हेल्दी बनाया करें कि मुझे हेल्दी होना है। somebody can be healthy at 45 kg, somebody else can be healthy at 65 kg. आपने हेल्दी होना है। सो इफ समथिंग इज सो कॉन्ट्रोवर्शियल और आपको कंफर्म नहीं है कि उसका कैंसर कॉजिंग कंपाउंड जो है एक्रिलामाइड भी डीएनए म्यूटेशंस कर सकता है, कि उसका कंटेंट जो है वो क्या वाकई कम हुआ है, गायब हुआ है, क्या वाकई जिस वजह से मैं फ्राइंग से भाग रही थी या भाग रहा था मुझे फायदा मिला। तो जब माइक्रोवेव आया था सहर, सॉरी टू कट यू, जब माइक्रोवेव आया था तो उसके बारे में भी अमेरिका की और यूके की और पता नहीं किधर की रिसर्चेस थी कि इससे तो बड़ी रेज निकलती हैं और ये तो इसमें खाना गर्म करने का मतलब है कैंसर को खाना और फ्रिज में खाना रखते हैं उसके बारे में कहते हैं कि जीवन हेल्दी हो जाता है। ये जो हमारे पास अप्लायंसेज हैं ये इनके बारे में इस किस्म की चीजें तो आती रही हैं पिछले वक्तों में भी, लेकिन पीपल आर यूजिंग इट। अच्छा क्वेश्चन है शिफा, ये भी मैं बता दूं, एक तो माइक्रोवेव में भी एक दो चीजें आप कुक नहीं कर सकते, उसका प्रॉब्लम होता है। जो आपके पास बीपीए कोटिंग वाले पॉपकॉर्न और फ्रोजन फूड आइटम्स होते हैं, बीपीए स्टैंड्स फॉर बिस्फेनॉल ए। बिस्फेनॉल ए बहुत इंपॉर्टेंट कार्सिनोजेनिक है और जीनोएस्ट्रोजन है, यानी उसमें फॉल्स और टॉक्सिक एस्ट्रोजन है जो कि औरतों के जिस्म में जाके गुड एस्ट्रोजन, फाइटोएस्ट्रोजन को फ्लश आउट करता है और हार्मोनल प्रॉब्लम्स करता है। जितने भी आपको बाजार से पॉपकॉर्न मिलते हैं ना जो माइक्रोवेव में कुक होते हैं, माइक्रोवेव में बजाते खुद प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हीट की सर्कुलेशन इतनी स्पीड
स्पीड से नहीं है और सरफेस एरिया ज्यादा है, लेकिन जब आप इसमें बीपीए कोटिंग वाले फूड प्रोडक्ट्स को गर्म करते हैं ना, वहां पे आता है मसला। जब आप इस पे रात का बड़ा हुआ फ्रोजन पिज्जा कुक करते हैं, वहां पे आता है मसला। फिर वो उस पॉपकॉर्न की कवरिंग से बीपीए ऐसे लीच करता है और ऐसे लीच करके फ्रोजन फूड से आपके खाने में जाता है। ये है एक्चुअल प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम। तो अब ये जो एयर फ्रायर वाला मामला है, हाँ, क्या हम इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर नान या रोटी बन रही होती है, वो भी हीट का उसके अंदर एक मेजर काम होता है, वो हीट से पक रही होती है, या यूं कहिए कि वो जैसे सब्जी बन रही होती है तो वो उसको एक गर्म सी जगह पे रख देते हैं और वो वहीं पर उसकी हीट से पक जाती है। तो क्या ये वही मैकेनिज्म नहीं हुआ? नहीं, ये डिफरेंट मैकेनिज्म हुआ ना अवैस। इसमें जो सरफेस एरिया वो डिफरेंट है, इसमें जो हीट की सर्कुलेशन है वो डिफरेंट है, ठीक है। आप रोटी पका रहे हैं अगर आयरन के तवे पे या आप स्टील के तवे पे पका रहे हैं, आपको तो उससे फायदा मिल रहा है। आप मिट्टी की हांडी में अगर खाना पका रहे हैं, मैं कहती हूँ आप 3 घंटे वो जो तंदूर में पकती है, तंदूर में आपको तो इतना फायदा मिलेगा, जितनी देर आप भूनेंगे उसी तरह वही हीट। अब अगर मैं बारबेक्यू में, लोग अक्सर ये भी समझते हैं, अच्छा आपके चैनल के थ्रू मैं ये भी बता दूं कि बारबेक्यू हेल्दी फूड नहीं है। लोग बड़े मजे से कहते हैं आज मैंने बारबेक्यू खाया हेल्दी। कोई हेल्दी खाना नहीं आपने खाया। बारबेक्यू जब आप बनाते हैं ना कोयलों के ऊपर, उसमें नाइट्रोसामीन्स जनरेट होते हैं। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च में मैंने ये नाइट्रोसामीन्स का पूरा मैकेनिज्म पढ़ा था। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोसामीन होता है, ये बड़ा पोटेंट कार्सिनोजेनिक है, जिसम में साइकिल्स जनरेट करता है सेल के अंदर जाके इन्फ्लेमेशन और कैंसर करने की। तो ये वही हाल है बारबेक्यू वाला और एयर फ्रायर वाला कि उसका ये मत। तो बंदा कैसे खाए फिर, क्या खाए? ना तेल की तरफ जा सकते हैं, ना हम एयर फ्रायर की तरफ जा सकते हैं, ना हम ये बारबेक्यू की तरफ जा सकते हैं, कोयले पे पकाने के। करें क्या फिर? भूने मैं तो कहती हूँ भुने से अच्छा जायका किसी चीज का होता है। भुना हुआ खाएं, बेक हुआ खाएं, आप स्टीम हुआ खाएं, आप सैलेड्स की फॉर्म में खाएं, हल्का सा सॉफ्ट। और कोई ऐसी चीज है जो कि एयर फ्रायर में पकाई जाए तो उसमें जो मतलब उसका जो डेंजर है जो कम हो जाता है? हाँ, जो यूजेज है ये भी बताएं कि मतलब अब किसी ने ले लिया है कोई शाज़ो नादिर एक दफा या हफ्ते में 2 दफा उसमें कोई चीज पकती है, तो इज दैट ओके या बिल्कुल ही बस इस्तेमाल ही नहीं करें? 800 से नीचे टेम्परेचर अगर 30 मिनट से कम रखते हैं वो कंपैरेटिवली लेस सेफ है। और मैं आपको एक बात बताऊं, 1-2 चीजें हैं जो डीप फ्राइंग में अगर आप देसी घी, ठीक है, आप लोग कहेंगे महंगी चीजें बता रही है, एवोकाडो ऑयल और ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल डीप फ्राइंग में यूज करते हैं, कंपैरेटिवली सेफ है। उसकी रीजन ये है कि देसी घी सैचुरेटेड फैट, उसमें सिंगल बॉन्ड नहीं होता कि ऑक्सीजन आके रिएक्ट कर सके। कोकोनट ऑयल भी सैचुरेटेड फैट है, ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं कर सकती, केमिस्ट्री की बात बता रही हूँ। ऑलिव ऑयल मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के पास और हाइड्रोजन के पास रिएक्ट करने के लिए सिर्फ एक जगह है। मक्खन और एवोकाडो यही, तो आप ये यूज कर सकते हैं। और मक्खन और घी जो है उनके बारे में? अच्छा, मक्खन कभी भी डीप फ्राइंग के लिए, मक्खन मैक्सिमम मैं जो यूज करती हूँ ना, सैचुरेटेड फैट है, बहुत हेल्दी है, ठीक है, लेकिन उसको आप अंडा तक फ्राई करने के लिए यूज कर लें या उसको सालनों वगैरह के लिए यूज कर लें। दूसरा आपने किस चीज का नाम लिया शफा? घी का, देसी घी का, या घी जो बना होती है हमारी। देसी घी तो सैचुरेटेड फैट है, यूज करें। मैं तो यूज ही देसी घी करती, देसी घी और मक्खन पे ही जिंदा हूं मैं तो यूज ही वही करती हूँ। इट इज सैचुरेटेड फैट। अल्लाह ताला बुरे फैट नहीं बनाता, नेचर डज नॉट मेक बैड फैट। इंडस्ट्री का सारा वो है, सही है। लेकिन एयर फ्रायर पे अगर हम दोबारा आए तो जिन लोगों ने लिया है वो हफ्ते में 1-2 दफा ही उसको इस्तेमाल करें, ज्यादा ना करें। चीट डे पे करनी यूज, चीट डे पे कर, लेकिन मैं कहती हूँ बंदे ने चीट डे करना तो ठीक तरह करे, फिर आप करें चीट डे। हाँ, सही बात है। और वो उसको आप फिर खवातीन इस चीज के लिए रख लेंगे, कन्वीनियंस के लिए रख लें। अगर आपके हाथ बिजी हैं और आप बहुत सारी चीजें कुक कर रही हैं चूल्हे पे, एक चीज आपने फ्राई करनी है तो फिर उस दिन किसी मेहमान वगैरह के लिए आप एयर फ्रायर का तड़का उस पर लगा दें, लेकिन अदरवाइज शहर के मुताबिक अवॉइड करें। नाजरीन, एक एयर फ्रायर है बिकने के लिए आया हुआ है, एक एयर फ्रायर बिकने के लिए आया हुआ है। कितने का? मार्केट में कीमत का तयन करता हूँ जरा, बेच दे बेच देता हूँ मैं, क्योंकि अब क्या करूँ भाई, मैं आपने तो डरा दिया सर। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, वक्त दिया आपने। और वक्फा लेते हैं, वक्फे के दौरान कीमत का तयन कर लेते हैं एयर फ्रायर की। भाई यूज्ड होगा वैसे, सेकंड हैंड है, सेकंड हैंड है, लेकिन अच्छी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी, अच्छी कंपनी का। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब कराची का रुख करते हैं और कराची का एक इशू कराची ज़ू के हवाले से हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर जो हथनी है नूर जहाँ वो बीमार हुई, उसके बाद उसका इलाज सही तरीके से नहीं हो सका, फिर बाहर के तो डॉक्टर्स की एक टीम आई जिसने उसका इलाज किया, फिर उसके बाद वो नूर जहाँ जो है वो एक खुश्क घड़े में, खुश्क तालाब में गिर गई। अब नूर जहाँ की हालत क्या है और इसकी जो इलाज है उसका प्रोसेस क्या हो रहा है, इस हवाले से हम जानते हैं। हमारे नुमाइंदे फ़रीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रीद साहब। जी वालेकुम सलाम। फरीद साहब बहुत शुक्रिया। सर ये बताइए कि इस वक्त आप मौजूद हैं जी ये नूरजहाँ के पास, तो इसकी जो इलाज है उसकी सूरत हाल क्या है, सेहत की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, 3 रोज़ कबल नूरजहाँ हथनी जो थी ये काफ़ी अरसे से जो बीमार है ये सरकते हुए पानी के खुश्क तालाब में गिर गई थी, जिसके बाद ये तकरीबन 18-19 घंटे उस तालाब में पड़ी रही, जिसे बामुश्किल रात में फिर क्रेन के ज़रिए निकाला गया था, जिसके बाद से इसकी हालत जो 4 पास की टीम के इलाज करने के बाद बेहतर होना शुरू हुई थी, एक बार फिर तेज़ी से ख़राब हो गई है। इस वक्त मैं नूरजहाँ हथनी के केज के अंदर मौजूद है। मेरे अक़ब में मेरा कैमरामैन आपको आसिफ दिखा सकता है, तो देखिए इस वक्त इसकी कंडीशन ख़राब है, लेकिन ज़ू इंतज़ामिया की जानिब से, KMC हुक्काम की जानिब से इस पर मुकम्मल तवज्जो दी जा रही है। इसको ज़िंदा रखने के लिए हर मुमकिन इक़दामात बरवे कार लाए जा रहे हैं। बेहतरीन किस्म की इसको यहाँ पर अद्वियात दी जा रही है, ड्रिप के ज़रिए इसको खुराक फराम की जा रही है, विटामिन दिए जा रहे हैं, जबकि जान बचाने वाली जो अद्वियात है उनके इंजेक्शन भी दिए जा रहे हैं, और इसको खाना देने के लिए भी मुख्तलिफ तरीके आजमाए जा रहे हैं। कभी इसको क्रेन के ज़रिए उठाया जाता है ताकि इसको कुछ खिलाया जा सके, लेकिन इस वक्त इसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा या ये कहना कि उम्मीद 100% किसी चीज़ की उम्मीद रखना भी बेजा होगी, क्योंकि अब इसकी हालत नहीं है कि ये सर्वाइव कर सके। जो डॉक्टर्स इसका इलाज कर रहे हैं, जो 4 पास के नुमाइंदे हैं, उनका भी कहना ये है कि अब जो हथनी की सूरत हाल है उसमें अब हम ये यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि अब ये मज़ीद सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि ये पहले ही बीमार थी। उसके बाद जब ये गिरी है, गिरने के बाद एक तो ये खौफजदा हो गई है, दूसरे ये अब ये कॉन्शियस है, बिल्कुल ये घबराई हुई है, ये कुछ कर नहीं पा रही है, हिल भी नहीं पा रही है। इसको मूव करने के लिए क्रेन की ज़रूरत होती है। आप मेरे अक़ब में देखें, कैमरामैन दिखाएगा, तो ये क्रेन भी यहाँ पर खड़ी हुई है, ये आसिफ अगर दिखा सके, इस क्रेन की मदद से इसको उठाया जाता है, इसकी एक करवट को चेंज किया, तब्दील किया जाता है ताकि जी मैं दिखाएं। अगर ये जूम करके आसिफ आपको दिखा सके, अगर आप थोड़ा सा अगर करीब जा सके तो भी दिखा सके, केज है इसका, अगर करीब जा सके तो करीब भी चले जाए। जी ये जो केज है ना, ये जो केज है, ये हाथी का जो केज है, इसको ICU डिक्लेयर कर दिया गया है। इस ICU के अंदर जो इसके डॉक्टर्स हैं, चिड़ियाघर के डॉक्टर आबदा हैं, डॉक्टर आमिर हैं, वो 24 घंटे यहाँ पर मौजूद रहते हैं। दीगर स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद रहता है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची खुद रोजाना यहाँ पर आ रहे हैं इसको देखने के लिए। तो ये इसको ICU डिक्लेयर किया हुआ है, इसलिए इसके करीब किसी को जाने नहीं दे रहे, क्योंकि ये बहुत शदीद बीमार है। इसको मजीद इन्फेक्शन से बचाने के लिए इसको दूर रखा हुआ है लोगों से, किसी को एक्सेस नहीं दी जा रही है, क्योंकि कमजोर जिस्म में तो फौरन ये इन्फेक्टेड हो सकता है, इसको मजीद इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप ये देखें इस वक्त ये बिल्कुल बीमार हो चुकी है, मतलब इसमें कोई ताकत नहीं है। इसको मसनूई तरीके से ज़ू इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ विटामिन के ड्रिप्स लगाई जा रही हैं ताकि इसके अंदर ताकत पैदा की जा सके, और मुख्तलिफ इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। जान बचाने की जो इंजेक्शन होते हैं, जो हंगामी तिब्बी इमदाद के तौर पर दिए जाते हैं, वो इसको लगाए जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ कि कराची में ये 4 हाथियाँ अफ्रीकी नस्ल के पूरे पाकिस्तान में ये कराची में ही दस्तियाब हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान बने हुए 70 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन आज तक पाकिस्तान में इतने बड़े जानवर के इलाज के लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं है। हाथी अगर बीमार हो जाए, लाहौर में बीमार हो या इस्लामाबाद में या पेशावर में या कराची में, तो उसके लिए हमारे पास कोई ना ऐसी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है मुल्क के अंदर जो इनके एक्सरे कर सके, जो इनके जो MRI कर सके, या इसकी CT स्कैन की जा सके, या इसकी इंडोस्कोपी कराई जा सके। इसके वजह से जब ये बीमार हुई तो चिड़ियाघर इंतजामिया ने बैनुल अक़वामी जो जानवरों की तंजीम बाहर से आई है, उनके बारे में क्या कहते हैं लोग, मतलब वो उनके बारे में यहाँ पर अभी इंतजामिया आपको क्या बता रही है कि इसकी जो इतनी अबतर हालत देखी है उन्होंने आकर, और इतना हमने भी इंतजार किया, हम उनको पहले भी बुला सकते थे, हम भी देखते रहे, इंतजार करते रहे कि चलो भाई गुजर ही जाए तो आसानी हो जाएगी शायद, तो हमने भी इतना उसको चीज़ को डिले किया। उन्होंने आकर इस हालत में जब इसको देखा तो उनका क्या तासुरात थे, उन्होंने क्या बात की यहाँ पर लोगों से?
जी, जब फोर पास की टीम से चिड़ियाघर इंतजामिया ने इसकी बिगड़ती हुई हालत के बाद पेश नज़र जब उनसे रब्ता किया था, तो फोर पास की टीम जो थी डॉक्टर खलील की सरबराही में पाकिस्तान आई, जिसमें 7 डॉक्टर थे। उन्होंने इसका मुकम्मल मुआयना किया। मुआयना करने के बाद उन्होंने बड़े हैरत और ताज्जुब का इजहार किया कि हाथी इस कदर बीमार हो गया। उसके बाद उनसे रब्ता किया गया, अगर शुरू में इसकी देखभाल कर ली जाती तो ये नौबत यहाँ तक नहीं आती। इसका मसला शुरू हुआ था 4 महीने पहले। इसके दांत में एक मसला हुआ था जिसकी रूट कैनाल कराई गई थी। रूट कैनाल कराते वक्त कोई इसको इंजेक्शन ऐसे लगे थे जिसके बाद इसको रिएक्शन हुआ और इसको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा होना शुरू हो गई, जिस पर तवज्जो नहीं दी गई, जिससे बढ़ते बढ़ते इसकी पिछली दोनों टांगें खराब हुई, ये बिल्कुल झुक गई, पीछे से ये खड़ी नहीं हो सकती है। इसके फिर इंटरनल इसके प्रॉब्लम पैदा हुए, इसके ब्लडर में मसला हुआ, इसकी किडनी के अंदर मसला हुआ, इसकी यूट्रस के अंदर मसला हुआ। जब फोर पास की टीम इधर आई, उसने जब इनका मुकम्मल चेकअप किया, क्योंकि वो अपने साथ मशीनें लेके आए, तो उनके पास तमाम इक़साम की मशीनें थी जो हाथी की बीमारी ढूंढने में, उसको तशख़ीस करने के लिए दरकार होती है। उन्होंने उन मशीनों की मदद से इसके टेस्ट किए, इसके एक्सरेज किए, इसके इंडोस्कोपी की, जब जाके पता लगा कि इसको एक बीमारी नहीं है, इसको मल्टीपल फंक्शन इसके खराब हो चुके हैं, जिसको सही होना मुमकिन नजर नहीं आता। लेकिन फोर पास की टीम ने यहाँ पर इसका एक ऑपरेशन किया, इसके अंदर इसकी जो लीवर है, गुर्दे हैं, उनकी सफाई की, इसके ब्लडर की सफाई की गई, इसके यूट्रस की सफाई की गई। तो ये काफी हद तक 2 दिन के बाद बेहतर होना शुरू हो गई थी। उसने कुछ खाना भी शुरू किया था, लेकिन जू इंतजामिया ने गफलत का मुजाहरा किया या इत्तेफाकी हादसा किया इसको। ये हथनी के कंपाउंड में एक तालाब बना हुआ था जो खुश्क तालाब था। हथनी सरकते सरकते उसके अंदर जाके गिर गई। गिरने के बाद ये उठी नहीं है। जू इंतजामिया इंतजार करती रही कि ये खुद से उठ जाएगी, लेकिन क्योंकि उसके पिछले पैरों में ताकत ही नहीं है, वो पिछले पैर उसके टेढ़े हो चुके हैं। एक और चीज मैं चाहूंगा फरीद साहब के, हम चाहेंगे कि इस वक्त अगर आप थोड़ा सा करीब चले जाएं उस बेचारी हथनी के कि जिसके साथ हमने ये सुलूक किया था, कि हमारे नाजरीन ज़रा देख सकें उसकी हालत करीब से, कैमरामैन अगर हमें दिखा सके, ताकि हमें थोड़ा सा वो एहसास तो हो कि हमने एक बेजुबान जानवर के साथ किया क्या है। और इसी असना में आप मुझे ज़रा ये भी बताइए कि इसकी उम्र क्या है। जी देखिए, इसकी जो नूरजहाँ हथनी, कराची चिड़ियाघर में 2 हथनियाँ हैं, एक है मधुबाला, एक है नूरजहाँ। नूरजहाँ की उम्र है 16 साल और मधुबाला की जो उम्र है वो है 18 साल। ये नूरजहाँ की उम्र 18 साल है, मधुबाला की उम्र 16 साल है। ये 18 साल से लोगों का यहाँ पर दिल बहला रही है, बच्चों का, बड़ों का, लेकिन आज इसकी ये हालत है कि हिल के पानी भी नहीं पी सकती। ये देखें आप, अगर ये आसिफ दिखा सके आपको, तो इस वक्त ये काफी बेचैन नजर आ रही है, क्योंकि ये खाना भी नहीं खा पा रही है, ये उठ नहीं पा रही है। इसको जो यहाँ पर इस करवट पे भी लिटाया जाता है तो क्रेन की मदद से लिटाया जाता है। इसमें बालू मट्टी यहाँ पर डाली गई है ताकि इसको जमीन गड़े नहीं। लेकिन एक जानवर, एक जिंदा जानवर है, ये इसमें ताकत है। ये काफी परेशान है, काफी नर्वस है, और इसको देखें आप, इसकी आंखों से इस वक्त भी आंसू निकल रहे हैं। इसके साथ लोग बैठे हुए हैं, वो कौन है? दिखाए तो इसकी आंखों से आंसू जारी हैं। देखिए, इसमें एक फोर पास के नुमाइंदे इसके महाबत है जो सालों से इसकी देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनको यहाँ से हटा दिया जाएगा तो ये खतरनाक हो जाती है, बेचैन हो जाती है और गुस्सा करने लगती है। तो इसलिए इसके जो महाबत हैं जो 18 साल से इसकी देखभाल कर रहे हैं, उसको यहाँ पर रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये 2 हथनियाँ थी, मधुबाला और नूरजहाँ। ये 18 साल से तकरीबन साथ हैं, एक साथ पल के बड़ी हुई हैं और इस उम्र को पहुंची है। मधुबाला को इससे अलग कर दिया गया, जिसके बाद इसने बहुत गुस्से का इजहार किया था। तो अब इसका कंडीशन ऐसी है कि ये गुस्से का इजहार भी नहीं कर पाती, लेकिन अगर मोहब्बत को हटाया जाए तो ये बेचैन होती है और अपने हाथ पांव चलाने लगती है, जिसकी वजह से इसको मजीद मुश्किलात और दर्द का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर ये अद्वियात है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, अभी देखें कितनी अद्वियात है। चीज मुझे ये बताइएगा, तमाम की तमाम अद्वियात है जो इसको जरूर दिखाएं। जी ये सारी ये अद्वियात हैं जो इसको दी जा रही हैं। बड़े लेकिन अफसोस के साथ मैं आपको ये बता दूं, ये तमाम अद्वियात उधार पे खरीदी जाती हैं। यहाँ पर इनके पास पैसे नहीं है, जू इंतजामिया के पास पैसे नहीं है। इस हाथी को जिंदा रखने के लिए इन्हें रोजाना 40 से 50 हज़ार रुपए की अद्वियात खरीदनी है। लेकिन केएमसी के जो हालात है, जो माली बहरान है, जो जू के हालात हैं, उन हालात में इनके लिए मुमकिन ही नहीं होता कि ये दवाएं खरीदें। तो पास ही एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ से ये उधार में दवाएं खरीदी जा रही थी जो इसको दी जा रही थी, या वो दवाएं थी जो फोर पास की टीम इनको तोहफतन दे के गई थी। अगर ये आसिफ दिखा सके, ये जो बालू मट्टी पड़ी है ना, ये बालू मट्टी भी जो है फोर पास के एक नुमाइंदे, उन्होंने अपनी जेब से पैसों से ये डलवाई थी। चिड़ियाघर इंतजामिया के पास पैसे नहीं थे। उसके बाद इसको नहलाने का एक तरीका उन्होंने बताया था कि इसको नॉर्मल तरीके से नहीं नहलाएं, आप शावर के नीचे इसको प्रेशर से नहलाना पड़ेगा, जिसके लिए जो गाड़ियां लेके लोग आते हैं अंदर, तो वो पैसे किधर जाते हैं?
जी यही तो एक मौमा है कि जू के अंदर जो टिकट लेके पैसे आते हैं वो जाते कहाँ हैं, केएमसी का रेवेन्यू जो आता है वो जाता कहाँ है, ये एक बड़ा तफसीली मौजू है। इस पे अगर हम आप किसी और वक्त बोलें तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन फिलहाल जो मामला ये है कि जू के अंदर पैसे नहीं है कि इसका मुकम्मल इलाज किया जा सके। एडमिनिस्ट्रेटर कराची अपने तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं, गवर्नर सिंध भी इसमें इन्वॉल्व है, डायरेक्टर जू कंवर अयूब भी काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं कि इसको तमाम तर दवाएँ दे दी जाएँ ताकि ये जल्द से जल्द, क्यों बड़ा कीमती असासा है। 4 हाथी हैं पूरे पाकिस्तान में अफ्रीकी नस्ल के, 2 कराची चिड़ियाघर में, 2 सफारी पार्क में हैं। अब एक हाथी जो है इस कश्मकश में है कि ये जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि ये बड़ा कीमती हाथी, अगर इसकी जान बच जाती है इस वक्त तो ये एक मौजूदा होगा और ये चिड़ियाघर की इंतजामिया की एक बड़ी कामयाबी होगी अगर ये अपनी पाँव पे दोबारा खड़ी हो जाए। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जो कुछ इनसे मादी में हुआ उसका अजाला करने के लिए 24 घंटे यहाँ पर सर मौजूदों के मुंतजिर रहते हैं। आखिर में अपनी जो हमारे ड्यूटीज हैं, हमारे जो काम है, उनको अगर हम सही तरीके से कर लें तो हमें आखिर में मौजूदों की दुआएं शायद कम करनी पड़े। अल्लाह ताला मौजूदे तो करवाए, बिल्कुल करवाए, लेकिन ये हालात सही नहीं है, हमारी हरकतें सही नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी फरीद आलम साहब हमारे साथ। खुदा की कसम शर्म का मकाम है, बिल्कुल बड़ी डिटेल शर्म का मकाम। और एक बेजुबान जानवर का हमने जब तक वो मौत के बिल्कुल ही आगोश में नहीं चला गया तो हमने उसको किसी किस्म की कोई मेडिकल हेल्प देने के हमें ख्याल नहीं आया, जहमत नहीं हुई हमें। एक एवरेज जो लाइफ स्पैन है ना एक हाथी का, वो होता है तकरीबन 40 साल के आसपास। बिल्कुल। और जो अफ्रीकन हाथी जिसकी ये बात कर रहे हैं वो तकरीबन 50-60 तक की भी एज तक जिंदा रहते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर हाल ये है कि 18 साल की ही उम्र में उसको ऐसी तकलीफ जिस तरह की सूरत हाल का सामना करना और फिर दवाएं उधार पे दवाइयां हैं भाई, वो जो डाली हुई है मट्टी वो भी जो है उधार की किसी बंदे ने खुद अपनी जेब से लेकर दे दी। इस कदर फकीर हो गए हम, इस कदर फकीर हो गए, इस कदर हमारे पास जो है वो किल्लत हो गई है चीज़ों की कि हमने जो जानवर पाले हुए हैं उनको भी, ये औलाद की तरह ही होता है ना कि आपने औलाद पैदा कर लिए, अब आप उसको खिला नहीं सक रहे तो आप हाथ बेहतर ये है कि फिर आप इनको छोड़ दें, आप खुला छोड़ दें। अगर आपसे नहीं मैनेज हो रहा है, जू इंतजामिया अगर नहीं मैनेज कर सकती, बाकी लोग नहीं देख रहे हैं, आंखें बंद है, बिल्कुल पट्टियां बंदी हुई हैं, तो फिर इन जानवरों को खोल दें ताकि ये अपने हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट में जाकर जंगलों में अपने लिए कुछ करें। वो ज्यादा इनके लिए बेहतर भी होगा, सेहतयाबी भी इनकी वहां पर 100 गुना ज्यादा होगी शायद जिस हालत में ये आज एक कवान हाथी के साथ जो है वो सलूक हमारा क्या था। फिर उसके बाद उसको तो खैर भेज दिया गया मुल्क से बाहर, तो उसकी खुश नसीबी थी कि वो चला गया, बिल्कुल, वरना तो अगर यहाँ होता तो पता नहीं उसका भी क्या हशर नशर निकल जाता। सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं मतलब। और ये नहीं है कि जू कोई कम लोग जाते हैं, आप आज भी अगर जाएं इस्लामाबाद का जू किसी भी शहर में आप जाएं, अच्छे खासे बच्चे, फैमिलीज, बहुत लोग जाती हैं, टिकट जमा होते हैं। टिकट रेवेन्यू ना भी है, आपकी जिम्मेदारी है, टिकट नहीं आ रहा मिसाल के तौर पर, चलो कोई ना आया अगर जू में, तो क्या आप इनको भूखा मार देंगे? तो भी नहीं करेंगे। आपकी वो एक बजटेड एक रेवेन्यू एक वो होता है अमाउंट, और उस अमाउंट को आपने खर्च करना होता है इस चीज के ऊपर। अगर आप नहीं कर सकते छोड़ दें इन चीजों को, बिल्कुल। बहरहाल ये एक और मरहला ऐसा है जिसके ऊपर अफसोस है। और एक और ख़बर ऐसी थी कि जिसके ऊपर बड़ा अफसोस हुआ, वो ख़बर ये थी कि जी कुछ दिन पहले एक दो दिन पहले एक वीडियो सर्कुलेट हो रही थी इंटरनेट पर, और वो थी कराची की एक वीडियो, और मस्जिद के अंदर जो मदरसे बने हुए होते हैं उनकी एक वीडियो थी, और मोहम्मद बिन कासिम मस्जिद थी वो कराची के इलाके लियारी की। और वहाँ पर किसी खातून ने अपनी बैल्कनी से वो वीडियो बनाई जिसके अंदर उस मस्जिद में जो मदरसे के जो कारी साहब थे जो बच्चों को सिपारा पढ़ाते थे उसकी वीडियो थी वो, और वो एक बहुत छोटे बच्चे को जिस तरीके से मार पीट रहा था, वो वीडियो मुझसे कोई 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं देखी गई। इतना छोटा वो बच्चा था। और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो बेसिकली आप ना ही चलाएं तो अच्छा है, और इस वीडियो के बजाय मैंने कहा था कि इसकी सिर्फ तस्वीर रख लीजिएगा, हमें नहीं दिखाइए ये चीज़, तो इसको प्लीज़ आप जो नहीं भाई दिखाएं ताकि जिन्होंने इनके खिलाफ एक्शन लेना है उनके भी ले लिया, एक्शन तो ले लिया गया। उसके बाद ये साहब जेल में हैं अब उसके बाद मैं ये चाहता हूं कि उस शख्स ने जो उस बच्चे के साथ सलूक किया था वैसा ही कुछ सलूक हो। आई फॉर एन आई वाला रूल हम पढ़ते हैं ना, तो ये चीज खैर हो। वो पता नहीं इस मुल्क में इम्प्लीमेंटेड पता है नहीं सजाएं। यहाँ तो जाहिर जाफर जो है वो अपनी वो जो है वो रेप और कत्ल करने के बाद बैठा हुआ है कि जी मैं सुप्रीम कोर्टों में अपील करूंगा, यहाँ पर तो अय्याशी लगी पड़ी हुई है। तो बहरहाल अब ये तो एक पॉजिटिव चीज़ हुई कि पुलिस ने फौरी कार्रवाई की, और फौरी कार्रवाई करने के बाद उस शख्स को पकड़ा, उस शख्स को जेल में डाला। अब इस पूरी सूरत हाल पर ज़रा हम बात करना चाहते हैं। अच्छा, मामला स्कूल में भी इसी तरह होते हैं। बहुत मरतबा स्कूलों की वीडियोस आती हैं कि जिसमें बच्चों को मारा जा रहा होता है, लेकिन स्कूल में एक बच्चे को इतना मारा था, आपको याद होगा कि बच्चों ने मारा, जान चली गई थी। बिल्कुल, एक अभी कुछ दिन पहले वीडियो आई हुई थी, बिल्कुल। लेकिन हम स्पेसिफिकली आज इस वीडियो के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रिलीजियस स्कॉलर जनाब प्रोफेसर ऐनुल हक बगदादी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अच्छा, ऐनुल हक बगदादी साहब, सर आप थोड़ा सा अगर हमें इस हवाले से गाइड कर सकें कि ये जो तर्ज अमल है, इस तर्ज अमल को ज़ाहिर है कोई भी शख्स देखेगा वो कंडेम नहीं करेगा, लेकिन हमारे मदारिस में कितना प्रेवलेंट है ये इशू? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैंने ये वीडियो देखी है। जिस तरह आपने फरमाया कि ये बड़ा काबिल अफसोस अमर है और उस मासूम से छोटे से बच्चे की इस वीडियो को यकीन जाना है, मैं खुद भी नहीं देख सका। ऐसा है कि इसमें दो चीज़ें मैं अर्ज़ करता जाऊँ। पहली सबसे बात यह है कि ऐसे वालिदैन जिनके इतने मासूम बच्चे होते हैं उनको खुद अपने बच्चों की भी केयर करनी चाहिए और इतने बच्चों को घरों में खुद तालीम देनी चाहिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माँ बाप ही हैं जो बच्चों को यहूदी, मजूसी या नसरानी बनाते हैं। गोया कि इसका मतलब ये था कि तालीम की पहली जो दरसगाह है वो माँ बाप का घर है। इतने मासूम बच्चों को ऐसे जालिम, वहशी दरिंदों के हवाले ना किया जाए। नंबर 2, जो वालिदैन हैं जब वो अगर मदरसे में या तालीम हासिल करने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए किसी जगह पर भेजना भी चाहते हैं तो वो इस बात को यकीनी बना लें कि जिसके पास वो अपने बच्चे को भेज रहे हैं वो कोई नफसियाती मरीज तो नहीं, वो कोई वहशी जानवर तो नहीं, वो कहीं अपने जज्बात की वजह से उस पर काबू न रखने की बुनियाद पर कहीं वो उस बच्चे को, उनके बच्चे को नुकसान न पहुंचा बैठे। नंबर 3, कि वो अपने नफसियाती मर्ज की वजह से कहीं उनके बच्चे को भी मनफी सोच का मालिक और नफसियाती मरीज ही ना बना दे। लिहाजा ये बहुत सारी मिली जुली चीजें हैं। अब जो आपने सवाल पूछा कि मदारस के अंदर ये कितनी एग्जिस्ट करती है, सर ये मदारस में कसरत से ये चीज एग्जिस्ट करती है और ये आज के इस एडवांस मुआशरे के अंदर भी ये चीज मौजूद है। मैं खुद क्योंकि दीनी मदारस को डील करता हूं और मैं खुद एक दीनी बोर्ड है, तालीमी बोर्ड है, मैं उस कंट्रोल एग्जामिनेशन भी हूं, मुझे इस बात का अच्छी तरह इदराक है और अंदाजा है कि मदारस में दीगर स्कूल्स की निस्बत ज्यादा बच्चों को मार पिटाई की जाती है और बच्चों को ज्यादा नफसियाती मरीज बनाया जाता है। लेकिन इसमें दोनों लोगों की बराबर बराबर शिरकत होती है। कई माँ बाप ऐसे होते हैं, पहली बात तो यह है कि मदारस में जो बच्चे जाते हैं वो माँ बाप बुनियादी तौर पर गरीब माँ बाप होते हैं जो स्कूल्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, अपने बच्चे को फ्री के मदरसे में छोड़कर आ जाते हैं क्योंकि उनके बच्चे को ज़कात के और सदकात के पैसे से खाना भी वहीं से मिलता है और फिर थोड़ी बहुत तालीम जो मदरसे वाले चाहते हैं वो उसको दे देते हैं। और बाद में तो ये होता है कि वही तालिब इल्म बाज़-औक़ात वो मदरसे वाले अपनी मर्जी और आरा के मुताबिक उस बच्चे का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। अगरचे हुकूमतों ने इसके ऊपर तशद्दुद वाला मामला है, पॉलिसी साजी की। जी ऐनुल हक साहब, ये जो तशद्दुद वाला मामला है इसमें एक तो आपने कहा कि चलें जो वालिदैन हैं उन्होंने बच्चा भिजवाया मदरसे में, जाहिर है उनका कसूर है, उनको देखना चाहिए, वो कहीं पर भी अपना बच्चा भेज रहे हैं तो अगर आप माँ बाप हैं तो बच्चे से मोहब्बत करते हैं, आपको देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि आप कहाँ भिजवा रहे हैं और वहाँ की सूरत हाल क्या है। दूसरी चीज़ जिसकी तरफ मैं आपसे ज़रा आगाही चाहूँगा कि जब ये मदारिस में जो पढ़ाने वाला है, जो कारी साहब जिसे हम कहते हैं, वो जिन मदरसों से पढ़कर आए हुए हैं क्या वहाँ पर भी इस तरह का मामला होता है? और दूसरा ये कि जब उन्हें मुख्तलिफ मसाजिद में तैनात किया जाता है तो क्या कोई प्रोसेस नहीं होता उसका कि देखा जाए कि हम किस शख्स को मस्जिद में बिठा रहे हैं ये काम करने के लिए? सर बहुत खूबसूरत बात आपने की है, मैं इसी तरफ ही आपको लाना चाहता था कि बुनियादी तौर पर स्कूल्स के लिए तो 2005 में पंजाब असेंबली के अंदर करारदाद पास हुई कि बच्चों पर तशद्दुद नहीं होगा। फिर इसके बाद कौमी असेंबली में शायद 2013 में, 2016 में सिंध असेंबली ने पास की। लेकिन ये सारी करारदादें सिर्फ स्कूल्स के लिए थी। दीनी मदारस फिर भी इससे अलग थलग हैं। के लिए बिल्कुल मदारस के अंदर आज भी ये निजाम मौजूद है। जी मैं अर्ज कर रहा हूं, ये सिस्टम मौजूद है और इसको रोकने का वाहिद तरीका यह है कि मदारस को कौमी धारे में लाया जाए, जो कि प्रीवियस हुकूमत के अंदर यह काम शुरू हो गया था और तमाम मदारस को वजारत तालीम के ज़रिए एहतमाम रजिस्टर्ड होना शुरू हो गए थे। उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि तमाम मदारस एक लाइन, स्ट्रीम लाइन पे आ जाएं और फिर इनके असातिज़ा की बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैं खुद इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं। हम असातिज़ा की पहले दिन से हमने ट्रेनिंग शुरू की हुई है और अभी हम शोबा हिफ्स के जो असातिज़ा होते हैं उनकी भी अखलाकी तरबियत के ऊपर बाकायदा ट्रेनिंग करने जा रहे हैं अब इस रमजान शरीफ के बाद। गोया के ये प्रोसीजर होना चाहिए कि जिन वफाक जो तालीमी बोर्ड हैं
जिनके साथ ये मदारस रजिस्टर्ड हैं उनको चाहिए कि अगर हुकूमत नहीं भी तवज्जो देती तो वो बोर्ड तवज्जो दें और मदारस के अंदर उन असातिज़ा के ऊपर बिलखुसूस गौर करें कि जो इस तरह के नफ्सियाती उस्ताद हैं, जो खुद मारपीट के जरिए पढ़कर आए हैं और अपनी वो सारी नेगेटिविटी और फ्रस्ट्रेशन वो इन मासूम बच्चों के ऊपर निकालते हैं। दीन के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सीखने के प्रोसेस में थे। आप फरमाते हैं 10 साल में रहा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार मुझे नहीं कहा ये काम क्यों किया और ये काम क्यों नहीं किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वो असहाबे सुफ़ा के चबूतरा पे 470 से 400 तक सहाबाए कराम मौजूद होते थे। कभी नहीं सुना कि किसी के साथ सख्त अल्फाज के अंदर भी बात हुई हो। हमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस अमली नमूने को मद्देनजर रखना चाहिए और बच्चों को नफ्सियाती और मनफी बनाने के बजाय हमें मुस्बत बनाना चाहिए। हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी यही है कि हमारे टीचर्स ने, हमारे असातिज़ा ने हमारी कौम को, हमारी उम्मत को मनफी सोच का हामिल बना दिया है और वो सब के सब फ्रस्ट्रेशन का शिकार है जो आपने कहा। और फिर वही जब दोबारा मदारस में आते हैं वही उसलूब अपनाते हैं जो पहले वो कर चुके होते हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये भी बताएं कि अब पिछली हुकूमत में जब ये रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हुआ था तो ये 3 साल का टाइम इतना कम तो नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल ना हो सके। क्या आपको लगता है कि उस वक्त उनके खिलाफ इस चीज़ के अमल को करने के लिए कोई रुकावट डाली गई या कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया फॉर ऑल द पर्पजेज? और जो आपने कहा कि भाई ये खास जो जहनियत है वो पनपती है इन इदारों में, कुछ में, सब में नहीं, कुछ बहुत ज़बरदस्त काम भी कर रहे हैं, या तशद्दुद आमेज जो एक रवैया है वो इन बच्चों में डाला जाता है, तो क्या आपको लगता है कि उनको कोई रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था? और दूसरा एक ये सवाल भी है कि अगर चलो अभी तक के ये रजिस्टर्ड नहीं थे, मॉनिटर्ड नहीं थे, तो क्या रियासत इतना सो रही थी कि उसने कभी किसी को देखा नहीं कि किस इदारे में, किस मदरसे में, किस स्कूल में क्या हो, क्या किस तरह की तालीम दी जा रही है? ये दोनों बातें बताइएगा सर। जी आपने तो बहुत तल्ख किस्म का सवाल पूछा है जिसका अगर मैं हकायक पे मबनी जवाब दूंगा तो ये यकीनन नाराजगियां बहुत सारी मोल लेनी पड़ेंगी। लेकिन हक बात यही है कि जो ये प्रोसेस शुरू हुआ इसके ऊपर दीनी मदारस ने साथ नहीं दिया, हुकूमत का साथ नहीं दिया। और हमेशा की तरह जो पाकिस्तान में होता है कि मुख्तलिफ जत्थे और ग्रुप बन जाते हैं और यूनियंस बन जाती हैं और वो फिर अपनी मर्जी और मंशा को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। यही काम मदारस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी हुआ कि वहां पर मदारस को इन ग्रुप्स ने गलत गाइड किया कि शायद हुकूमत मदारस के ऊपर कब्जा करना चाहती है, इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर नजर रखना चाहती है, इनके ऊपर आज के बाद अपनी मर्जी के साथ इनको इस्तेमाल करना चाहती है। इस तरह की बहुत सारी गैर जरूरी बातें फैलाकर तो मदारस को इस बात से रोका गया। लेकिन उसके बावजूद जो नए वफाक बने उनके तहत पाकिस्तान के हजारों मदारस इस वक्त रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिसमें मैं खुद एक अर्ज कर रहा हूं, एक हमारा वफाक है, बोर्ड है, जिसमें हमने मदारस को हजारों की तादाद में रजिस्टर्ड करवा चुके हैं हुकूमत के साथ। और हमने पहले दिन के साथ जो इदारे हैं उनके साथ मिलकर बाकायदा ट्रेनिंग्स का इसके ऊपर बंदोबस्त किया है। मैं यहां दरखास्त करूंगा कि हमें जाती जो मफादात हैं उनको बालाए ताक रखते हुए कम अज कम ईमानदारी दीन के साथ बरतनी चाहिए और दीन के लिए हमें उन बातों के ऊपर अमल करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि जहां पर मिन हैसुल कौम हमें मुश्तरका सोच का हामिल बच्चों को बनाना है। इसमें जो कई वफाक थे जिन्होंने एक यूनियन की हैसियत इख्तियार कर ली और उसके बाद वो अपने मदारस को उन्होंने इस कौमी इदारे के अंदर शामिल नहीं होने दिया। यहां पर बुनियादी मकसद भी यही था कि निसाब को तब्दील किया जाएगा, निसाब को जो जदीद हमारे तकाजे हैं उनके अमाहंग किया जाएगा, असरी तालीम को इसके साथ अटैच किया जाएगा और असातिज़ा को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें वो हुकूमत 2 टीचर्स जो असरी एजुकेशन के होते हैं उनकी सैलरीज भी प्रोवाइड करने लग गई थी। लेकिन अभी ये 1-2 माह गुजरे थे कि उसके बाद इस काम को बंद कर दिया गया, क्योंकि आपने जो बात की है हुकूमत की, पाकिस्तान की हुकूमत, हमारे बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं अपने जत्थे कायम करके जी हमारे बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं जो कि बहुत बड़े बड़े मदारिस के सरबराहान हैं और बड़े सब काबिल एहतराम हैं, सबका बड़ा नाम है, बड़े लाखों लोग बड़े सियासतदान भी हैं, बड़े सियासतदान हैं जो कि हमारे अपेरेंटली हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देते हैं रोजाना तकरीरों में हमें। बिल्कुल। अब ये लोग मैं चूंकि खास तौर पर मदारिस के जो हवाले से बात करना चाहूँगा कि इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स जिनके सारी दुनिया में फॉलोअर्स हैं और सारी दुनिया में नाम है, उनकी तरफ से इस तरह की कोई कंडेमनेशन आती है? कभी उनकी तरफ से कोई प्रैक्टिकल मेजर लिया गया कि हाँ हम आज बैठे हैं और हमने ये तय किया है कि हम इस चीज़ से अपने मदारिस को पाक करेंगे? क्या कोई ऐसा आपके जहन में इनिशिएटिव है जो लिया गया हो?
जी बिल्कुल, मैं सर अर्ज कर देता हूं कि नंबर एक तो आपने जो बात सर फरमाई है बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत सारे लोग तो अपनी सियासत और अपने जो वो एक जत्था है उसको कायम रखने के लिए, अपने मफादात के लिए उन्होंने इन मदारस को मुत्तहिद रखा है। इनको बाशऊर नहीं होने देते, इनको इतनी आगाही नहीं मिलने देते कि ये लोग उन्हीं के सामने कल खड़े हो जाएं। रहा मसला कि इसके ऊपर काम होता है या नहीं होता, इसके ऊपर सर एक सेटअप जो हमारा है जिसके अंदर ये काम हम करते भी हैं पिछले 30-35 साल से। ये जो वफाक निज़ामुल मदारिस पाकिस्तान हमें मिला था, ये इसी बुनियाद पर मिला था कि 35 साल से तहरीक मिनहाजुल कुरान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी वो इस नहज पर काम कर रहे थे। उसके बदले में हुकूमत ने एक वफाक दिया कि जो सेटअप आपने यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया है वही सेटअप आप इस निज़ामुल मदारिस के जरिए दीनी मदारिस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं, जहां पर असरिया और शरिया दोनों एजुकेशन भी हों और जहां बच्चों को ये आगाही मिले और वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार ना हो, वो इस काबिल हों कि वो हर तरह की तालीम लेकर सोसाइटी के अंदर, हर इदारे के अंदर अपना रोल प्ले कर सकें। वो एक मस्जिद के खतीब तक अपने आप को महदूद न कर लें और फिर उस थोड़ी सी अमाउंट के अंदर रहने के बाद वो अंडर टेबल डील्स के जरिए मुख्तलिफ तंजीमात और जत्थों के साथ मिलकर फिर वो अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, जहां उनका मनफी इस्तेमाल बढ़ जाता है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इदारे इसके ऊपर भरपूर काम कर भी रहे हैं। इसमें मैं जमात इस्लामी का भी नाम लूंगा, वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ और इदारे भी हैं। लेकिन साथ इसके ये है जी, लेकिन साथ इसके ये है कि बहुत उसके बावजूद कसरत से ऐसे इदारे हैं जहां पर यह काम नहीं हो रहा और ना करने की कोई ख्वाहिश नजर आती है। उसके बावजूद भी मार पिटाई मौजूद है, तासुब मौजूद है, बड़ी जरूरी है, तभी हम अपने इस कल्चर को चेंज कर सकेंगे। और यहाँ पर मैं ये अर्ज करूंगा कि वो दीनी तालीम का एक बहुत बड़ा जरिया है, उस जरिए को ऐसी चीजों से साफ करना है जो कि उन पर यूं कह लीजिए कि एक धब्बा सा आ जाता है। कितना अच्छा काम हो रहा है लेकिन उसके ऊपर एक धब्बा आ जाता है। परसेप्शन जब तक किसी चीज की ना बदले तो आप चाहे जितना अच्छा काम करते रहे, लोग उसको एक खास नजर से और एक खास एंगल से देखेंगे, कभी उसकी उस तरह से एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आएगी। आप इसी तरह से स्कूलों में अगर ये काम बहुत ज्यादा शुरू होने लग जाएगा, लोग स्कूलों से अपने बच्चे उठवा लेंगे। ये भी आप बात जो है ये जहन में रखिएगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। प्रोफेसर ऐनुल हक बगदादी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। एक तरफ हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मसालहत की बातें जो हैं वो शुरू हुई, तो दूसरी जानिब पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी को गिरफ्तार कर लिया गया। और जिस मुकदमे में गिरफ्तार किया वो इतने सालों पुराना है जितना कि आपको याद होगा शेरी मजारी साहिबा पर वो मुकदमा जिसमें कि वो 5 साल की खुद थी। तो इस किस्म के लोग जो हैं वो उनको पकड़ने आए अली जैदी को, कि जो कुछ तो यूनिफॉर्म में थे और कुछ सादा लिबास में मलबूस थे। अब उनको लेकर जाया गया और वीडियो फुटेजेस में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किन गाड़ियों में किन लोगों ने किस तरह से उनको पकड़ा। एक रोज अली जैदी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल रहे, लेकिन फिर मालूम हुआ कि उन्हें 10 साल पुराने फ्रॉड के केस में गिरफ्तार किया गया है। और अली जैदी की गिरफ्तारी के बाद उनकी बेटी साशा अली जैदी का एक वीडियो पैगाम सामने आया जिसमें उन्होंने सवाल पूछा कि क्या हम ये मुल्क छोड़कर चले जाएं। पीटीआई के कारकुनों ने कराची में इस गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब ने भी ट्वीट की कि जिसमें उन्होंने भरपूर मजम्मत की है इस अमल की। अब इस हवाले से हम बात करेंगे कि ये मुकदमा क्या है। आज अली जैदी साहब को अदालत में पेश करना है और एक दिन तो खैर वो गायब रहे, वो खुद नामालूम रहे, उसके बाद पता चला कि वो कहाँ पर हैं। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल गफार साहब जो कि पीटीआई सीनियर रहनुमा हैं सिंध से। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो अभी की लेटेस्ट डेवलपमेंट हमें कुछ बता सकते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, अली जैदी साहब कहाँ पर हैं और क्या होने जा रहा है? देखिए मैं अभी मौजूद हूँ मलिर कोच के बाहर और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अली जैदी साहब को इधर प्रेजेंट करेंगे 9 साढ़े 9 बजे, लेकिन अभी तक वो इतलात हैं कि वो जदाब थाने में ही है। तो यहाँ पे हमारी सारी लीगल टीम इंतजार कर रही है और कल भी उनको प्रेजेंट करना था कोर्ट में, उनको कल भी प्रेजेंट नहीं किया। और आपको पता है कि जिस तरह ये फेक केसेस बना के अरेस्ट किए जा रहे हैं तो उसकी मैं पुरजोर मजम्मत भी करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये जो फेक केस बनाया गया है तो हमें पूरी उम्मीद है कि आज ये कोर्ट से हमें जमानत मिल जाएगी। तो अगर ये फेक केस है तो जाहिर है ये पहले रजिस्टर हुई होगी ना एफआईआर, तो इसकी जाहिर है अगर ये 10 साल पुराना फ्रॉड का मुकदमा है तो कोई ना कोई कार्रवाई उसकी उस वक्त हुई होगी जिसके हवाले से। ये अगर आप एफआईआर का वो सब्जेक्ट पढ़े, मैटर पढ़े, तो ये 10 साल पुराना एक वाकया है और जो एफआईआर दर्ज भी है वो 15 अप्रैल को हुई है। तो ये पूरा एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है
ये जिस तरह हमारे दूसरे वर्कर्स लीडर्स उनको है ना अरेस्ट किया, क्योंकि अली जैदी काफी वोकल हैं, उन्होंने सिंध में काफी वो एक्टिविटीज हो रही हैं, ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, तो ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है और इनकी जो तमाम जो पार्टीज हैं उनको ये चीजें हजम नहीं हो रही। तो वो जो आप जो कह रहे हैं कि ये 15 अप्रैल को ये FIR दर्ज हुई है, तो 10 साल पहले इसका कोई कार्रवाई, किसी किस्म की FIR, कोई शिकायत, कोई कंप्लेन, कोई सादा पर्चे पर? मैं तो हैरान हूँ कि वो जो साहब हैं वो नामालूम अफराद हैं जिन्होंने ये FIR कटाई है, वो सामने ही नहीं है। कि 10 साल पहले वो कह रहे हैं कि मैंने 18 करोड़ रुपए दिए थे, अच्छा, इसकी कोई रसीदें होती हैं, कुछ होता है, हाँ, ये सब एक फैब्रिकेटेड फ्रॉड केस है जिसमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। और मजे की बात है कि 10 साल पहले 18 करोड़ रुपए दे दिए और 10 साल से सो रहे हैं कि मुझे पैसे याद आ गया भाई, अब 10 साल बाद याद आ गया। और क्या याद आया? 18 करोड़ से कम थे ना अमाउंट भाई, वो थोड़े बहुत पैसे होते हैं, बंदा इधर उधर दे देता है, भूल जाता है, फिर बाद में देखा होगा, ये थोड़ी है कि कोई अब। और मैं तो उन साहब से भी मिलना चाहूंगा कि जिन्होंने 10 साल पहले पैसे दे दिए, कोई गारंटी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे पैसे ऐसे लोग हमको तो नहीं मिलते, किसी को भी नहीं मिलते। हाँ, ये सियासत के लिए और पॉलिटिकल अच्छा नहीं मिलते, आप जैदी साहब से मिले, कोई मुकदमा होगा। बिलाल गफार साहब, आप जैदी साहब से मिले, वो देंगे आपको 18 करोड़, या हो सकता है आप तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से महंगाई हो गई है ना, तो आप वो 28 करोड़ तक आपको देंगे। अच्छा, अभी आपके लोग क्या ये इस वक्त गडाफ थाने के बाहर भी मौजूद हैं कुछ, ताकि वहाँ की सूरत हाल को पता चल सके? गडाफ थाने में भी लोग मौजूद हैं, वहाँ पे जो सिक्योरिटी और जो पुलिस की नफरी तैनात हुई है, मेरी इत्तलात के मुताबिक मेरे ख्याल में अली जैदी कोई दहशतगर्द है, इतनी सिक्योरिटी, इतनी प्रोटोकॉल और इतनी पुलिस मोबाइल उधर मौजूद है। अगर पुलिस अपना काम करे, असल दहशतगर्दों को पकड़े और असल जो मुजरिम है उनको पकड़े, तो सूबा सिंध में जो जराइम की जो एक रेट है उसमें कमी आ सकती है। लेकिन उनका सिर्फ और सिर्फ काम यह है कि जो इमरान खान के साथ है, जो हक और सच की बात कर रहा है, उनको तंग करना है। और इसके ये सिंध पुलिस नहीं है, ये तो एक माफिया की पुलिस बन गई है आजकल। अच्छा, जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है, आपकी अली जैदी से मुलाकात हुई, उन्होंने कुछ बताया कि किस तरह का रवैया है, कहाँ पर लेकर गए थे? क्योंकि एक दिन तो वो गायब ही थे ना, उनके वेयर अबाउट्स के बारे में पता नहीं चल रहा था। कल अली जैदी से मुलाकात हुई थी, ही इज इन हाई स्पिरिट्स, उनके मोरल बहुत हाई है। वो उनका एक ही है कि ऐसे हरकतों से मुझे कोई ना चुप नहीं करा सकेगा। वो थाने में है। पहले जब इनको अरेस्ट किया गया था तो हमें वेयर अबाउट का नहीं पता था। इब्राहिम हैदरी थाने में FIR की थी, असूलन इब्राहिम हैदरी में उनको प्रेजेंट होना था, लेकिन हमें रात को लेट नाइट पता चला कि वो गडाफ टाउन में है। और मैं समझता हूँ कि ये जो पुलिस गर्दी है ये अब सूबा सिंध में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में बंद होनी चाहिए। आप आजम सऊदी देखें, फवाद चौधरी देखें, शहबाज गिल देखें, हमारे MPs देखें, और हमारे MPs पे तो वो FIR काट दी जाती है ATC की कि हमारे जो तकरीबन MPs और MNAs अभी दहशतगर्द कराते हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी बताएं बिलाल गफार साहब कि जैदी साहब पर और कौन कौन से मुकदमे थे या जिनमें जमानत हुई थी? क्योंकि असद उमर साहब की एक ट्वीट है, वो कहते हैं अली जैदी पर कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें जमानत ना हुई हो। तो इसके अलावा उनके खिलाफ कितनी तकरीबन 3 और केसेस थे जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, और उन तीनों में ATC एंटी टेररिज्म के जो है वो ATC 780 उसमें लगाया गया है। उन सब में बेल हो गई है। 2 केसेस में मैं भी नॉमिनेटेड हूँ और भी हमारे MNAs MPs हैं। और एक जो डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी की जो FIR कटी थी जिसमें बेल मिली है, उसमें मजे की ये बात है कि हम पे फायरिंग हुई, हम पे पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने पथराव किया, और जिसमें 92 और दुनिया न्यूज के रिपोर्टर्स जख्मी हुए, और हम ही पे ऊपर FIR कट गई, और वो भी ATC की। और वो जो 25 मई की जो नुमाइश की जो थी, जो हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसकी भी हमारे तकरीबन 7 MPs और MNAs पे FIR कटी थी। तो जितने भी मुकदमात है उसमें अली जैदी को बेल मिल चुकी। बिल्कुल सही है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बिलाल गफार साहब हमारे साथ थे, तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर। और यास्मीन अली जैदी साहबा हमारे साथ मौजूद है, जो कि अहलिया हैं अली जैदी साहब की। उनसे हम बात करते हैं। बेसिकली हम यही जानना चाहेंगे कि आपकी जो है वो क्या आप हमें बता सकती हैं कि जब वो गिरफ्तार करने के लिए जो लोग आए थे उस वक्त, सबसे पहले तो अगर हमें ये बताएं कि उस वक्त क्या हुआ था? Actually, the thing is that we've already been going through some problem. My father's in the hospital and he's a very well-known lawyer of the Supreme Court and High Court. So we're already dealing with my dad being very sick.
तो इस टाइम पे when we were going to the hospital, I found out that they have arrested Ali from the main Bukhari office in DHA, which is a prime area in front of the whole world. And I didn't know about the pushing and shoving. पहले तो मुझे ये पता चला कि they've taken him from the office. So obviously, you know, I was a bit taken aback कि suddenly this has happened. And then of course I saw the videos which were very alarming to me कि उसको बाकायदा धक्के दे के लेके जा रहे हैं, उनको तमीज़ नहीं है. एक आदमी पढ़ा लिखा आदमी मिनिस्टर रह चुका है जिसके ऊपर कोई मतलब दिस इज ऑल लाइज. एवरीबडी नोज दैट दीज केसेस एंड दीज क्लेम्स आर ऑल लाइज. दे हैव नो क्रेडिबिलिटी. तो आपकी बात हुई अली जैदी साहब से या मुलाकात हुई? या मुलाकात जी आई इमीडिएटली ट्राइड. And I know a lot of people because you know I fight for animal rights and I know a lot of the police and everybody. So I started making calls because my main concern was कि कोई missing persons वाला केस ना बना दे कि गायब कर दिया आदमी को और पता ही नहीं है. So ये तो नहीं कि इन्होंने कोई FIR दिखाई और इन्होंने कोई आके बड़ा कोई genuine चीज़ दिखा के ये तमीज़ से लेके गए. ये तो आए इन्होंने तो लाइक अ किडनैपिंग धक्का देते हुए एक आदमी को लोगों के बीच में 5 बजे की शाम में डिफेंस के मोस्ट फेमस इलाके से ऐसे लेके गए. तो फिर मैंने कहा कि जस्ट बिकॉज यू नो आई वाज ऑन इट, आई सेड हम तो नहीं पीछे हटेंगे. आई आस्क्ड वेयर इज अली, आई वांट टू नो वेयर ही इज बिकॉज अगर आप कहीं लेके गए वी हैव एवरी राइट टू नो वेयर ही इज. सो टेल मी वेयर ही इज. एंड बिकॉज उसको अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है लाइक ही टेक्स अ पंप बिकॉज ऑफ एलर्जीज, we want to make sure he has it. You can't just pick up somebody and throw them somewhere and the family not know. So that's why then I found out and you know because I was on it. बिल्कुल सही है. और आपकी क्योंकि हमने साशा की भी एक वीडियो देखी जो कि आपकी बेटी है, उनका क्या रिएक्शन था इस पे कि उनके वालिद को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और फ्रॉड का केस उनके वालिद पे बना रहे हैं कि उन्होंने 18 करोड़ रुपए जो हैं वो खाई हैं किसी के. आई थिंक अब जो है ना जो इतना एक्सपोज और इतना झूठ जब हद से बढ़ जाए ना तो रोड में बच्चा क्या जानवर को भी पता होगा कि ये झूठ की इंतहा है और ये हरे के साथ कर रहे हैं और इनका एम सिर्फ लोगों को हरास करना है और कानून तोड़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ना है और इस मुल्क को आई गेस खुद तबाह करने की कोशिश करें, अपने ही मुल्क को और अपने ही लोगों को जिन्होंने इस मुल्क को सर्व किया. धमकियां वगैरह आती थी आप लोगों को फैमिली को? इस मुल्क जैदी साहब का नहीं मैं पूछ रही इधर जी. आई एम स्पेसिफिकली आस्किंग अबाउट यू कि आप लोगों को धमकियां वगैरह आती थी घर पे फैमिली मेंबर्स को? नहीं मुझे तो धमकी कोई आई नहीं. यू नो वैसे भी माशाल्लाह आई गेस आई एम आल्सो वॉरियर सो आई फाइट अ बैटल फॉर स्ट्रीट एनिमल्स. सो मुझे तो नहीं आई लेकिन we've always been very strong and I guess my children see two very strong parents mashallah who are both rebels and fighters for a cause and they know कि वो मेरे दोनों पेरेंट्स जो हैं वो कोई गलत काम में नहीं करते, वो सच और हक और जस्टिस और ट्रूथ की जंग लड़ते हैं और नेक काम करते हैं, इंसानियत के काम करते हैं. तो आई थिंक मेरे बच्चों में भी बहुत फेथ है माशाल्लाह. यू नो दे ओनली सी दिस. आई डोंट नो अबाउट यू नो बीच में ऐसा तो नहीं, ऑफ कोर्स आई हैं, पहले भी आई हैं, बहुत सारे इश्यूज पे आई हैं बिकॉज ही इज a high profile person who's you know been dealing with so many things. तो बहुत दफ़ा आई हैं, लोगों ने बहुत सारे झूठ वीडियोस भी बनाए हैं, ऐसी तो बहुत चीज़ें हुई हैं लेकिन इन चीज़ों को लेके कोई चलता नहीं ना. we kind of you know we do what we need to do and we have faith in God. You know we have a lot of faith. It requires a lot of faith to be a very strong person and to take on so much. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बिल्कुल सही कहा आपने. अच्छा, आप पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं कराची में जो मौजूद हैं या जो इस्लामाबाद से मौजूद हैं उनकी आपसे कम्युनिकेशन हुई है? वो क्या कहते हैं, क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल एवरीबडी स्टार्टेड कॉलिंग मी बिकॉज यू नो मेरे अपने खुद जान पहचान सबसे है माशाल्लाह. यू नो आई मीट एवरीबडी एंड दे नो मी. तो सब वैसे भी उन्होंने मुझे सब ने कॉल किया एंड माई फर्स्ट थिंग वॉज टू देम ऑल्सो कि भाई जो भी है आई वॉन्ट टू नो वेयर इज़ अली, कि उसको रखा किधर. क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था कि भाई आई वांट टू नो कि शहर में ले गए अभी तो कहाँ लेके गए. तो देन दे स्टार्टेड फाइंडिंग आउट बट आई थिंक मैंने ही मालूम कर लिया
or the people concerned who respect us a lot, they helped and they said कि जी पता चला है कि इस जगह पे रखा है, and I have respect for those who understand and were able to tell us कि don't worry, इधर रखा है. सही है. तो आपकी आखिरी बात उनसे कब हुई थी? I had to know. मेरी तो अभी. और आपकी आखिरी बात उनसे कब हुई थी और क्या बात हुई थी? नहीं, बस अभी कल आई गेस आई हैव बीन ट्राइंग टू कीप इन टच थोड़ा, तो ऐसे तो दे कांट लेकिन बिकॉज ये जो केस पे कल पेश नहीं किया, ये केस झूठा है, ये आदमी झूठा है, इसकी ये कोई है नहीं, ऐसा ही कोई नाम है ना, इसकी कोई शनाख्ती कार्ड है. जिस डेट पे उन्होंने बोला कि अली साहब का, जिस डेट पे इन्होंने ये केस बनाया उस पर वो पाकिस्तान में था ही नहीं, तो ये हर चीज़ फ्रॉड है. तो उसके ऊपर आई फाउंड आउट वट एवर द डिटेल्स वर, एंड आई न्यू कि कल उन्होंने पेश नहीं किया, उन्होंने जान के किया होगा ताकि संडे को जब सब कुछ बंद है उसको वहाँ पर बस सराएं और रखें. और आज आई गेस उनकी पेशी तो अभी होने वाली है. अच्छा, तो आपको लॉयर्स की आई थिंक मलीर कोर्ट में, एंड देन आई वाज इन टच विद ऑल द लॉयर्स. क्या कह रही है आपको, क्या बता रही है कि जमानत के कितने चांसेस हैं और बेल ग्रांट हो जाएगी उनको? जी पेश अभी तक उनको नहीं किया. वी वर टॉकिंग टू बिलाल गफ्फार साहब, उनको अभी तक पेश नहीं किया. लाना था लेकिन अभी तक नहीं लाए. अच्छा, तो अभी तक क्यों नहीं लाए? अब व्हाट आर दे वेटिंग फॉर? 2 दिन से रखा हुआ एक आदमी को अपनी फैमिली से और घर से दूर, झूठे केस पे जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है. उस आदमी को जो एक मिनिस्टर रह चुका है, मैंने तो कभी सुना नहीं कि एक ऑनेस्ट आदमी जो मिनिस्टर रह चुका है, जिसका रिकॉर्ड क्लियर हो किसी भी मुल्क में दुनिया के, कि उसको पकड़ के इस तरह कोई ले जाए. एंड दे नीड टू रियली रिफ्लेक्ट ऑन दैट दे आर एक्चुअली नॉट जस्ट डूइंग एनिमोसिटी टू द पीपल एंड टू अ पार्टी एंड अगेंस्ट देम and against an awam who stands with them, but they actually they're actually ruining the face of their whole nation and the whole country around in front of the whole world. That's a very serious thing. बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी. हमारे साथ यास्मीन अली जैदी मौजूद थी जो कि अहलिया हैं अली जैदी साहब की, और देखते हैं कि अब कब पेश किया जाता है. आज उन्हें अदालत में पेश किया जाता है या नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और जब तक अदालत में पेश नहीं किया जाएगा उस वक्त तक बात आगे बढ़ेगी नहीं. वरना तो फिर वही बात है कि वो पुलिस की कस्टडी में है, और पुलिस का बेसिक जो फ़र्ज़ है वो ये है कि जब 24 घंटों के अंदर अदालत में उनको बुलाया जाए, उनको वो अदालत में ले जाए. बिल्कुल जी, ठीक है जी. तो आज के प्रोग्राम में इतना ही. वैसे आज के प्रोग्राम में ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रेस वाली और टेंशन वाली वो बच्चा वो जो अब्यूज था उसके हवाले से, फिर वो नूरजहान का एक प्रॉब्लम, फिर ये कभी इस तरह के दिन होते हैं सिर्फ और सिर्फ खबरें होती हैं, और ये भी होनी चाहिए. बिल्कुल, आवर शो इज बेसिकली नोन फॉर गुड न्यूज़. बिल्कुल, लेकिन एक गुड न्यूज़ भी दे देता हूँ मैं आपको आखिर में जाते जाते, और वो बेसिकली जो गुड न्यूज़ है वो बेसिकली ऐसी है. पेट्रोल की कीमत गिर गई. पेट्रोल की कीमत नहीं गिरी है, पेट्रोल की कीमत नहीं गिरी है. अमेरिका की मैं बात कर दूँ, अमेरिका में मिनियापोलिस जो है, जो उनका जो है वो वहाँ पर पहली मर्तबा लाउड स्पीकर पर अजान की इजाज़त दी गई है. और इससे पहले जो मतलब ये अमेरिका का जो है वो पहले जो है वो इजाज़त नहीं थी, और लोग उस पर एहतजाज करते थे, मुसलमान एहतजाज करते थे. और अब अमेरिकी शहर मिनियापोलिस की जो काउंसिल है उसने मुतल्लिका जो ऑर्डिनेंस था वो ये था कि बेसिकली नॉइज़ पोल्यूशन फैलेगी इससे. उस ऑर्डिनेंस में की है उन्होंने तब्दीली, और उस ऑर्डिनेंस को तब्दील करके अब मुसलमानों को लाउड स्पीकर पर 5 वक्त की नमाज, 5 वक्त की जो अजान है उसकी इजाज़त दी है. और यूँ अमेरिका का पहला शहर बना है मिनियापोलिस जहां पर ये मामला होगा, और ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है. चलो भाई, जाते जाते गुड नोट पे आपने. तो मैं तो ऐसे ही मैं गुड न्यूज़ लेकर आता हूँ ना. ये कोशिश करता हूँ मैं. हाँ बिल्कुल, ठीक है जी. अगले आज के प्रोग्राम में इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.